डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ अनुराग कुमार तिवारी और आप सभी स्टूडेंट का द इंजीनियर के ऑनलाइन पोर्टल पे मैं आपका स्वागत करता हूँ। तो बेटा आज हम लोग अपना एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है पावर सिस्टम। और आप देखेंगे कि आपका जो है इलेक्ट्रिकल ब्रांच में काफ़ी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट रखता है जो कि आपका कोर सब्जेक्ट है। और आप किसी भी एग्जामिनेशन को देखें, जब भी आप किसी भी एग्जामिनेशन को देंगे तो आप देखेंगे कि दो कोर सब्जेक्ट हैं, एक पावर सिस्टम और दूसरा मशीन। इनसे लगभग आपका 40% का वेटेज रहता है। ठीक है, 40% का मतलब कि दोनों सब्जेक्ट को मिला के लगभग 40% क्वेश्चन आपको या तो पावर सिस्टम और मशीन से मिलाकर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हम लोग जो है अपने पावर सिस्टम सब्जेक्ट को काफ़ी डिटेल में और काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे। जनरली इलाहाबाद में आप देखेंगे कि डिप्लोमा लेवल पे जब आपको सब्जेक्ट कोई टीचर डील करता है तो केवल फार्मूला बेसिस पे ही सब्जेक्ट को डील किए जाते हैं और चीज़ें रटाई जाती हैं। हमें यहाँ पर चीज़ों को रटना नहीं है, हर एक चीज़ को समझना है, क्योंकि जब भी आप जो है किसी भी इंडस्ट्री में वर्क करेंगे तो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल में आपको पावर सिस्टम को ही एप्लीकेशन को देखने को मिलेगा। ठीक है, जनरली मैं इंडस्ट्री में वर्क किया हूँ तो मैं आपको पावर सिस्टम को काफ़ी डिटेल में और अच्छे तरीके से और जो भी रेलेवेंट एग्जाम्पल्स होंगे उनको लेके आपको समझाने की कोशिश करूँगा और अपने सब्जेक्ट को बहुत ही अच्छे से हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, जनरली जो पावर सिस्टम है वो आपका 4 पोर्शन में कवर किया जाता है। अगर मैं बात करूं, पहला जो पोर्शन होगा वो आपका जनरेशन होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए कौन कौन से मेथड हैं या फिर कौन कौन से प्लांट हम प्रैक्टिकली यूज करते हैं, जनरेशन पोर्शन में हम वो सारी की सारी चीज़ें पढ़ेंगे। एक बार इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी तो उसको हमें अपने कंज्यूमर एंड या फिर लोड एंड तक क्या करना पड़ेगा, ट्रांसमिट करना पड़ेगा। तो दूसरा जो पोर्शन हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे वो होगा आपका ट्रांसमिशन। ठीक है, और ट्रांसमिशन करने के बाद उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आपको यूटिलाइज करना है या फिर यूज करना है। तो थर्ड पोर्शन आपका रहेगा डिस्ट्रीब्यूशन। तो जनरली ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन अपना सेकंड पोर्शन होने वाला है। और फिर उसके बाद हम लोग जो है अपने लास्ट पोर्शन की तरफ बढ़ेंगे, दैट इज नथिंग बट द स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन, जिसमें हम देखेंगे कि पावर सिस्टम में कई सारे आपके इक्विपमेंट्स यूज किए जाते हैं, जैसे जनरेटर हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, ट्रांसमिशन लाइन हो गया, डिफरेंट टाइप लोड्स हो गया। तो इनकी प्रोटेक्शन करने के लिए हम कौन कौन से आपके जो है ऑक्सिलरी इक्विपमेंट्स क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो लास्ट में अपना पोर्शन रहेगा स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। तो जनरली अगर मैं बात करूं आपके डिफरेंट का जो है जो आपके एग्जामिनेशन होते हैं, रिसेंटली में भी आप देखेंगे कि एसएससी जेई का एग्जामिनेशन हुआ है जिसमें जनरेशन से आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन थे वो जनरेशन से पूछे गए थे। ठीक है, उससे पहले आप यूपीपीसीएल की अगर बात करेंगे, जो आपका इससे पहले यूपीपीसीएल का एग्जामिनेशन हुआ था उसमें लगभग 23 क्वेश्चन आपके जनरेशन से पूछे गए थे। तो आप देखेंगे डे बाई डे जनरेशन का पोर्शन आपका बढ़ता जा रहा है। और इस बार जो है जनरेशन हम लोग पिछले साल की अपेक्षा और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा क्योंकि ये मेरा पहला लेक्चर है, कई बच्चे अभी मुझसे फैमिलियर नहीं होंगे, तो मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। मेरी कोशिश रहती है कि जब भी आप क्लास में आए, कोई भी सब्जेक्ट जो मैं पढ़ाऊँ उसको मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझा के और जो है एग्जाम्पल की हेल्प से समझा दूं, जिससे कि चीज़ें आपको क्लास में ही याद हो जाएं। ठीक है, तो जब भी हम लोग जो है अपने टॉपिक को स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले जो भी चीज़ हमें क्लास में पढ़नी होगी तो उसका मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगा कि आज हम अपने क्लास में ये टॉपिक कवर करने वाले हैं। ठीक है, और एक बार ओवरव्यू देने के बाद आपको कुछ आइडिया लग जाएगा कि हाँ आज ये टॉपिक हम लोग क्लास में पढ़ने वाले हैं। और जब वो टॉपिक हम लोग क्लास में पढ़ेंगे तब मैं उसको काफ़ी डिटेल में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोगों का ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं यहाँ पर अपने पहले पोर्शन को स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसका नाम है जनरेशन। ठीक है, तो पावर सिस्टम का पहला पोर्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं, दैट इज सब्जेक्ट है पावर सिस्टम। और इस पावर सिस्टम में पहला जो आपका पार्ट होगा दैट इज जनरेशन डिस्कस करने वाले। जनरेशन, ठीक है, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग कुछ ओवरव्यू देखने वाले हैं कि आज हम लोग क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं। पहला चीज़ अगर मैं आपसे बात करूं कि
कि आपका जो है जो टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है पावर जनरेट करने की इंडिया में वो कितनी है। तो आप देखेंगे कि प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूं कि जो आपकी पावर की डिमांड है वो डे बाय डे आपकी बढ़ती जा रही है, क्योंकि डे बाय डे आपकी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, इंडस्ट्रीज बढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से आपका डे बाय डे पावर का डिमांड क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से हमारी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है पावर जनरेट करने की इंडिया में वो भी लगातार बढ़ने वाली है। तो ये जो डाटा है ये डाटा आपका वेरिएबल है, ठीक है। आप देखेंगे 2020 में जो मैंने डाटा लिखाया था और 2021 में जो मैं आपको डाटा लिखाने जा रहा हूं, दोनों डाटा में अंतर होगा, क्योंकि आपका ये जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का डाटा होता है ये आपका पावर सेक्टर पूरे के पूरे हर एक साल में आपका क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, और ये डाटा आपका वेरिएबल डाटा है तो ये आपका डाटा चेंज हो जाएगा। लेकिन प्रेजेंटली में अगर मैं बात करूं 2020 तक का डाटा जो हमारे पास अवेलेबल है कि 2020 में अगर मैं अगस्त 2020 की बात करूं तो अगस्त 2020 तक टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ पावर जनरेशन इंडिया में थी 3,70,000 मेगावाट। अगर मैं इसको गीगावाट में बताने की कोशिश करूं तो 370 गीगावाट आपकी टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी थी पावर जनरेट करने की इंडिया में, ठीक है। अब इंस्टॉल्ड कैपेसिटी क्या मतलब है? इंस्टॉल्ड कैपेसिटी मतलब है कि आपके इंडिया में जितने भी पावर प्लांट है, अगर मैं सारे पावर प्लांट को एक ही समय पे स्टार्ट कर दूं तो टोटल कितनी पावर आप क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज नथिंग बट द, अगर मैं सारे पावर प्लांट्स को एक साथ स्टार्ट करूंगा तो मैं आपका जो है टोटल कितनी पावर आपकी जनरेट कर सकता हूं, 370 गीगावाट। या फिर अगर मैं इसको मेगावाट में बोलूँगा तो ये हो जाएगा 3,70,000 मेगा, दैट इज मेगावाट इज द टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ पावर जनरेटेड इन इंडिया, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपको ये मालूम होना चाहिए, और ये जो डाटा है वो अगस्त 2020 का है, ठीक है। फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं बता दूं कि कुछ बच्चे मुझको व्हाट्सअप भी किए थे कि सर जो है डाटा जो आपके प्रतियोगिता दर पर है जनवरी में उसमें डाटा चेंज हो गया है। तो मैंने आपको बताया कि जो डाटा है वो आपका वेरिएबल डाटा है, ठीक है। तो जब भी आपसे एग्जामिनेशन में अगर डाटा पूछेगा तो एक साल पहले का डाटा आपसे पूछेगा, ठीक है। तो अगर आप 2021 में एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो 2020 तक जो टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो डाटा आपसे एग्जामिनेशन पूछेगा, कभी लेटेस्ट डाटा नहीं पूछेगा, क्योंकि हर एक साल में आपका पावर सेक्टर जो होता है वो डाटा को रिप्रेजेंट करता है। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप 2021 में एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो आपको 2020 में जो टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है पावर जनरेट करने की इंडिया की वो चीज़ें आपको लिखनी है, ठीक है। तो टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ पावर जनरेटेड इन इंडिया आपकी कितनी है? अगस्त 2020 में थी ये 370 गीगावाट या फिर 3,70,000 मेगावाट, ठीक है। अब आप यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आता है कि जो हम पावर को जनरेट कर रहे हैं, इस पावर को जनरेट करने के लिए व्हाट इज द सोर्स, कितने टाइप के सोर्स हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग जो हम लोग आगे पढ़ेंगे उसमें होगा सोर्स ऑफ पावर जनरेशन, ठीक है। जो भी हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंडिया में जनरेट कर रहे हैं उसके लिए हम क्या सोर्स यूज करते हैं। तो पहली चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि जो एनर्जी है ना तो क्रिएट की जा सकती है ना तो डिस्ट्रॉय की जा सकती है, वो केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या की जा सकती है, कन्वर्ट की जा सकती है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए किसी एनर्जी को आपने क्या किया होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया होगा। तो वो कौन कौन सी एनर्जी है जिनको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो व्हाट इज द सोर्स ऑफ पावर जनरेशन, ठीक है। पावर जनरेशन करने के लिए हम कौन कौन से सोर्स क्या करते हैं, यूज करते हैं। पहला चीज़ ये क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो पावर जनरेट करने के लिए प्रैक्टिकली दो टाइप के एनर्जी सोर्सेज को क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। पहला सोर्स ऑफ एनर्जी होता है कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स और दूसरा होता है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स, ठीक है। पहले आप सुनते जाएंगे, मैं आपको प्रॉपर तरीके से नोट्स को डिक्टेट करूंगा, बोर्ड पे लिखूंगा और मेरे साथ साथ ही आप नोट्स को बनाते चलेंगे। फर्स्ट यू कैन बी अंडरस्टैंड कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो नाउ
यहाँ पर मैंने बात की दैट इज सोर्स ऑफ पावर जनरेशन। तो आपको मैंने बताया कि पावर जनरेट करने के लिए प्रैक्टिकली हम दो टाइप के एनर्जी सोर्सेज यूज करते हैं। पहला एनर्जी सोर्स होता है कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स, ठीक है, और दूसरा होता है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। अब बात होती है कि कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स किनको बोलेंगे और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स किनको बोलेंगे, ठीक है। तो पहला मैं बात करूंगा कि कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स की डिफिनीशन क्या होती है और कौन कौन से सोर्स मेरे कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स में आने वाले हैं, ठीक है। तो नाउ नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। तो कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स की अगर मैं डिफिनीशन की बात करूं तो कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स वो एनर्जी सोर्स होते हैं जो कुछ टाइम बाद क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे एनर्जी सोर्सेज जो कुछ टाइम के बाद समाप्त हो जाएंगे, ऐसे एनर्जी सोर्सेज को आप क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स बोलते हैं, ठीक है। अब आप देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे सोर्स हैं जो आपके कुछ टाइम के बाद समाप्त हो जाएंगे। तो जैसे अगर मैं बात करूं कि कोयला हो गया, कोल आपका जो है आप देखेंगे कि आने वाले जो 200 साल है उसके बाद आपका कोयला क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो प्रैक्टिकली आपका जो कोल होता है, कोल की हेल्प से आप जो है कोल को आप थर्मल पावर प्लांट में क्या करते हैं, यूज करते हैं, और कोल की हेल्प से आप क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो जनरली आपका जो कोल है, कोल आपका जो है एक एनर्जी सोर्स है जो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, और ये आपका जो कोल है वो कुछ टाइम के बाद क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो जो कोल है वो किस टाइप के एनर्जी सोर्स की अंदर आने वाला है, कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स के अंदर आने वाला है, ठीक है। उसी तरह अगर मैं बात करूंगा पेट्रोलियम पदार्थ की बात करूंगा, पेट्रोलियम पदार्थ में जैसे आपका जो है बात करते हैं डीजल के बारे में, ठीक है। जो डीजल होगा आपका 50 से 60 साल बाद डीजल और पेट्रोल क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो जनरली जो सोर्स ऑफ एनर्जी कुछ टाइम के बाद समाप्त हो जाएंगे, ऐसे एनर्जी सोर्सेज को आप क्या बोलते हैं, दैट इज आप कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स बोलते हैं। तो आप देखेंगे डीजल का हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए, किस प्लांट में, डीजल पावर प्लांट में। तो आपका जो डीजल है वो कैसा एनर्जी सोर्स होगा, कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स होगा, ठीक है। अगर मैं एक और बात करूं, यूरेनियम को जनरली हम यूज करते हैं आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट में, और यूरेनियम का जो भंडार है वो भी आपका लिमिटेड है, मतलब यूरेनियम भी कुछ टाइम के बाद क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो यूरेनियम भी किस कैटेगरी में जाने वाला है, दैट इज नथिंग बट द अंडर द कैटेगरी ऑफ द कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। उसी तरह आप देखेंगे आपका जो सीएनजी होता है, ठीक है, सीएनजी में मेनली जो आपका कंपोनेंट होता है वो होता है मेथेन, और मेथेन को जनरली हम क्या बोलते हैं, नेचुरल गैस बोलते हैं। और आपके जो है एटमॉस्फेयर में आपके मेथेन का जो सोर्स है या फिर आपका जो है जो मात्रा है वो फिक्स है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि अगर मात्रा फिक्स है तो कुछ टाइम के बाद आपका जो नेचुरल गैस है वो भी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो नेचुरल गैस या फिर आप उसको बोल सकते हैं मेथेन, जो कि मेन कंपोनेंट होता है सीएनजी का, कुछ टाइम के बाद ये खत्म हो जाएगा। तो ये सोर्स ऑफ एनर्जी हमारा भी क्या हो जाएगा, कुछ टाइम के बाद खत्म हो जाएगा। तो नेचुरल गैस भी हमारी किस आपके सोर्स की कैटेगरी में आती है, कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स की कंडीशन पे आती है, ठीक है। तो कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स की डिफिनीशन आपको मालूम चल गई होगी कि कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज वो एनर्जी सोर्स होते हैं जो कुछ टाइम के बाद क्या हो जाते हैं, वो क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। ऐसे एनर्जी सोर्सेज को हम किस कैटेगरी में बोलेंगे, कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स की कैटेगरी में बोलने वाले हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं सेकंड कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स में, कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज को दोबारा रीयूज नहीं किया जा सकता। मतलब एक बार अगर आप कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स को यूज करके अगर एक बार इलेक्ट्रिसिटी आप प्रोड्यूस कर लेंगे तो दोबारा इनको यूज करके आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो दूसरी चीज़ आपकी जो है, दूसरी कंडीशन आपको मालूम होनी चाहिए कि कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स को आप जो है दोबारा रीयूज नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, दैट इज कोयला होता है, कोयले को आपने क्या किया, आपने जो है इसका कंबशन किया। कंबशन करने का मतलब होता है जलाना। एक बार कोयले को आप जलाएंगे तो आपके पास हीट एनर्जी
आपकी प्रोड्यूस होगी, उस हीट एनर्जी को वाटर की हेल्प से आप किस में कन्वर्ट कर देते हैं, स्टीम एनर्जी में, और स्टीम एनर्जी से आप अपनी टरबाइन को रोटेट कराते हैं। और टरबाइन आपकी जो है क्या करती है, किससे कपल्ड होती है, जनरेटर से। टरबाइन आपकी जो है रोटेट कराती है जनरेटर को, और जनरेटर इस टरबाइन की मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि आप कोयले के अंदर आपकी केमिकल एनर्जी होती है। पहले मैं उस केमिकल एनर्जी को कंबस्शन की हेल्प से हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता हूँ, फिर वाटर की हेल्प से हीट एनर्जी को स्टीम एनर्जी में कन्वर्ट करता हूँ, स्टीम एनर्जी को टरबाइन की हेल्प से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता हूँ, और बाद में जनरेटर की हेल्प से आपके इस मैकेनिकल एनर्जी को आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो जनरली क्या होता है, कोयला के पास जो केमिकल एनर्जी होती है फाइनली वो कन्वर्ट हो जाती है स्टेप बाय स्टेप आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और एक बार कोयला जल जाता है तो आपके पास क्या बचती है, राख बचती है, और आप दोबारा इस राख को यूज करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो जनरली जो है, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि आपके जो भी कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स होंगे उनको आप जो है दोबारा रीयूज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं बात कर लूँ, डीजल होगा, एक बार आपने डीजल को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर ली, उसके बाद एक बार डीजल का कंबस्शन हो जाएगा, जल जाएगा, उसके बाद दोबारा आप डीजल को यूज करके क्या नहीं कर सकते, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है, तो यूरेनियम की अगर मैं बात करूं, एक बार आपने यूरेनियम को आपने क्या किया, न्यूक्लियर रिएक्टर में आपने यूरेनियम का विस्फोट कराया, उससे हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, हीट एनर्जी से आप क्या करेंगे, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करेंगे। एक बार वाटर मेरा स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, टरबाइन की हेल्प से आप उसी स्टीम एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे, और बाद में वो मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। और एक बार आपका जो यूरेनियम है उसका कंबस्शन या फिर फाइनली सारा का सारा जो है, जो न्यूक्लियर रिएक्टर में सारा का सारा जो है, जैसे ही आपका जो है यूरेनियम हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, दोबारा आप उसको रीयूज नहीं कर पाएंगे। तो फॉर सेकेंड पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए कि जितने भी कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स होते हैं उनको हम दोबारा यूज नहीं कर सकते। तीसरा पॉइंट अगर मैं बात करूंगा कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज में, तीसरा पॉइंट होगा कि कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स हमेशा क्या क्रिएट करते हैं, पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, जो कोयला होता है, कोयले को जब आप कंबशन करते हैं तो कई सारी आपके पास जो है अनडिजायर्ड गैस या फिर हार्मफुल गैसेज एटमॉस्फेयर में रिलीज होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, उसके बाद आपके पास अगर मैं बात करूं सल्फर, ये सारी की सारी धुआं। ठीक है, तो ये सारी की सारी अनडिजायर्ड या फिर आपके पास डेंजरस गैसेज होती हैं जो आपके एटमॉस्फेयर को क्या करती हैं, पोल्यूट करती हैं। उसी तरह अगर मैं बात करूंगा दैट इज डीजल का जब आप कंबशन करते हैं तो भी हार्मफुल गैसेज रिलीज होती हैं जो कि आपके एटमॉस्फेयर को क्या करती हैं, पोल्यूट करती हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे जितने भी जनरली कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज होते हैं वो हमेशा क्या क्रिएट करते हैं, आपका पोल्यूशन को क्रिएट करते हैं। तो पहला आपका सोर्स आपका कंप्लीट होता है दैट इज ए कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। और कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स में मैंने आपको 3 पॉइंट बताए। पहला कि जो सोर्स ऑफ एनर्जी कुछ टाइम के बाद समाप्त हो जाएंगे वो किस एनर्जी सोर्स में आपका किस एनर्जी सोर्स के अंतर्गत आएंगे, कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट मैंने बताया कि आपका जो कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स होता है उसको रीयूज नहीं किया जा सकता इलेक्ट्रिसिटी को प्रोडक्शन करने के लिए। तो ऐसा सोर्स जिसको हम रीयूज नहीं कर सकते हैं उनको बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। ठीक है, तो ऐसे सोर्स जिनको हम दोबारा यूज नहीं कर सकते इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए, ऐसे एनर्जी सोर्सेज को आप बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। तो कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज का दूसरा नाम होता है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। और तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया कि जो आपके कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज होते हैं जब भी वो आपका जो है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं तो दे क्रिएट पोल्यूशन या फिर आपके एटमॉस्फेयर में अनडिजायर्ड या फिर हार्मफुल या फिर डेंजरस गैसेज को रिलीज करते हैं जिससे आपका एटमॉस्फेयर क्या होता है, पोल्यूशन होता है या फिर दे आर क्रिएट पोल्यूशन। ठीक है, एग्जाम्पल अगर कोई आपसे पूछे तो आप एग्जाम्पल बता सकते हैं। कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज के कई सारे एग्जाम्पल हैं जिनमें से कुछ है आपका कोल हो जाएगा,
सेकंड आपका हो जाएगा दैट इज डीजल हो जाएगा, तीसरा आपका यूरेनियम हो जाएगा, चौथा आपका नेचुरल गैस हो जाएगा। एंड एक्सेट्रा देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल फॉर द कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, लेकिन कुछ एग्जांपल मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे दैट इज आपका नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। ठीक है, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज हम किसको बोलेंगे? ठीक है, तो जो एनर्जी सोर्सेज आपका कभी भी समाप्त नहीं होने वाले ऐसे एनर्जी सोर्सेज को आप नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स बोलते हैं। तो ऐसे एनर्जी सोर्सेज जो कभी भी समाप्त नहीं होने वाले ऐसे एनर्जी सोर्सेज को हम बोलते हैं नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे कौन कौन से सोर्स हैं जो आपके कभी भी आपके समाप्त नहीं होने वाले? तो आप देखेंगे हाइड्रो पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए आप क्या यूज करते हैं? वाटर यूज करते हैं। ठीक है, तो वाटर आपका जो है जब तक आपकी इस अर्थ में लाइफ क्रिएट रहेगी तब तक वाटर हमेशा क्या रहेगा? अवेलेबल होगा। ठीक है, तो हाइड्रो पावर प्लांट में आप क्या करते हैं? आप एक ऊंचाई पे डैम बनाते हैं या फिर रिजर्वायर या फिर जलाशय बनाते हैं। ठीक है, वहां पर आप देखेंगे अगर हाइट पे आपका रिजर्वायर या फिर बांध होगा तो हाइट पे कौन सी एनर्जी होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, उसके बाद आप क्या करते हैं? आप अपने बांध से पानी को नीचे की तरफ गिराते हैं, तो आपके पास जो भी वाटर में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, फिर स्थितिज ऊर्जा जो स्टोर होती है, जब पानी नीचे आता है तो आपकी जो स्थितिज ऊर्जा है या फिर पोटेंशियल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट होने लगती है? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। और फिर आप देखेंगे सबसे नीचे क्या लगा होता है? टरबाइन लगा होता है। टरबाइन इस वाटर की काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है मैकेनिकल एनर्जी में, और फिर टरबाइन से कपल्ड होता है जनरेटर। जनरेटर टरबाइन किस मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में आपका कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो जनरली आप क्या करते हैं कि हाइड्रो पावर प्लांट में आप इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए क्या यूज करते हैं? वाटर। और वाटर कभी भी समाप्त नहीं होने वाला, तो वाटर किस कैटेगरी में जाने वाला है? नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स की कैटेगरी में जाने वाला है। ठीक है, नाउ तो उसी तरह दूसरा एग्जांपल क्या होगा नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज का? वो सोर्स ऑफ एनर्जी जो कभी खत्म नहीं होने वाले, तो आप बोल सकते हैं विंड एनर्जी। विंड एनर्जी भी आपकी कौन सी कैटेगरी में आने वाली है? नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स की कैटेगरी में आने वाली है। तीसरा अगर मैं बात करूंगा सोलर एनर्जी, सन से जो एनर्जी हमें मिलती है, तो आप देखेंगे जब तक आपके पास जीवन रहेगा फिर अर्थ रहेगा तब तक सन हमेशा जो है क्या होगा? आपका सुबह सुबह जो है आपका जो है राइज होगा और फिर हमेशा धूप खिलेगी। तो आप देखेंगे जो सोलर एनर्जी सन से जो एनर्जी मिलती है उसको बोलते हैं सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी भी कभी भी खत्म नहीं होने वाली, तो सोलर एनर्जी भी किस कैटेगरी में जाने वाली है? सोलर एनर्जी भी आपकी नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज में जाने वाली है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं दूसरी जो है पॉइंट की बात करूं नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज में, तो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज को हम बार बार रीयूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन करने के लिए। ठीक है, तो मैंने दूसरा पॉइंट बोला नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज वो सोर्स ऑफ एनर्जी है जिनको हम बार बार यूज कर सकते हैं। किसके लिए? बार बार रीयूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को प्रोडक्शन करने के लिए। तो इसका भी मैं एक आपको एग्जांपल बता देता हूं। तो ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी जिनको हम बार बार रीयूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन करने के लिए, ऐसे एनर्जी सोर्सेज को आप बोलते हैं रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। तो आपके जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज होते हैं उनका दूसरा नाम होता है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज क्या है कि ऐसे एनर्जी सोर्सेज जिनको हम बार बार रीयूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन करने के लिए, फिर पावर को जनरेट करने के लिए, ऐसे एनर्जी सोर्सेज को आप बोलते हैं दैट इज रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज या फिर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। तो इसके एग्जांपल के लिए मैं बात करता हूं कि बार बार रीयूज करके कैसे रीयूज कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि हाइड्रो पावर प्लांट की अगर मैं बात करूं तो हाइड्रो पावर प्लांट में क्या होता है, आप वाटर को यूज करते हैं किसके लिए? इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। हाइड्रो पावर प्लांट आपके कई टाइप के होते हैं। जब मैं आपको हाइड्रो पावर प्लांट पढ़ाऊंगा तो मैं ये पॉइंट आपको सारे के सारे जितने भी हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं उनको डिस्कस करूंगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, पहला जो हाइड्रो पावर प्लांट होता है वो होता है कन्वेंशनल हाइड्रो पावर प्लांट। ठीक है, कन्वेंशनल हाइड्रो पावर प्लांट में क्या होता है कि आप ऊपर की साइड पे एक बांध बनाते हैं जिसको हम
रिजर्वायर या फिर जलाशय बोलते हैं। ठीक है, ये काफ़ी बड़ी नदी में बनाया जाता है, जो बांध होता है बड़ी नदी में बनाया जाता है और उसमें काफ़ी ज़्यादा वाटर आप क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, और आप क्या करते हैं, जब भी आपको जो है आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी होती है तो आप अपने बांध से पानी को छोड़ते हैं। पानी में जो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है, जब पानी नीचे आता है तो वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। नीचे टरबाइन लगी होती है, टरबाइन इस काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है और उसके बाद जो है जनरेटर इस टरबाइन की मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो उसके बाद जो है जो कन्वेंशनल हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं, जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है तो उस वाटर को हम क्या कर देते हैं, उस वाटर को हम आगे की तरफ नदी में जाने देते हैं, उस वाटर को स्टोर नहीं करते हैं। तो कन्वेंशनल हाइड्रो पावर प्लांट में ऊपर की साइड मेरे पास एक रिजर्वायर या फिर बांध होता है, ठीक है, जिसको हम जलाशय बोलते हैं। और कन्वेंशनल हाइड्रो पावर प्लांट में ऊपर से पानी को नीचे की तरफ छोड़ा जाता है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने के बाद उस पानी को हम नदी में बहने देते हैं, उसको हम स्टोर नहीं करते। ठीक है, नाउ लेकिन एक दूसरा हाइड्रो पावर प्लांट होता है जिसको बोलते हैं पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर प्लांट। ठीक है, पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर प्लांट जो होते हैं वो पीक लोड प्लांट की तरह क्या होते हैं, यूज होते हैं। और जो कन्वेंशनल हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं वो बेस लोड प्लांट की तरह क्या होते हैं, यूज होते हैं। अब बेस लोड प्लांट और पीक लोड प्लांट क्या होता है, इसको मैं एक छोटे से एग्जाम्पल के से आपको बताने की कोशिश करता हूँ। बाकी जब हम जो है इकोनॉमिकल फैक्टर पढ़ेंगे तो इस टॉपिक को मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँगा, आप देखेंगे जो पावर का डिमांड होता है किसी भी एरिए में, जो पावर का डिमांड होता है वो हमेशा क्या होता है, वेरिएबल होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, आप देखेंगे सुबह की अगर मैं बात करूँ, सुबह 7 बजे की बात करूँ या फिर 6 बजे की बात करूँ, तो सुबह जो है जनरली क्या होता है कि लगभग मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज बंद होती हैं, स्कूल बंद होते हैं, ऑफिस बंद होते हैं, तो केवल डोमेस्टिक पर्पज के लिए ही सुबह के समय पे पावर का रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, तो जनरली आप देखेंगे सुबह 6 बजे या फिर 7 बजे पावर का डिमांड काफ़ी कम होता है, क्योंकि केवल डोमेस्टिक लोड के लिए ही आपके कंज्यूमर को पावर का डिमांड होता है। लोगों को पानी भरना होता है अपनी टंकियों में। ठीक है, तो जनरली आप देखेंगे फिर फैन वैन थोड़े बहुत चल रहे होते हैं, तो सुबह के समय पावर का डिमांड काफ़ी कम होता है। लेकिन आप देखेंगे 9 बजे आपके जो है स्कूल कॉलेज खुलना स्टार्ट हो जाते हैं तो पावर का डिमांड बढ़ता है। 10 बजे आपके जो है ऑफिस खुलना स्टार्ट हो जाती हैं तो पावर का डिमांड और बढ़ता है। 11 बजे तक शॉप्स भी ओपन हो जाती हैं और इंडस्ट्रीज भी ओपन हो जाती हैं, तो 11 बजे पावर का डिमांड और बढ़ता है। लगभग 12 से 1 बजे के समय जो पावर का डिमांड होता है वो अपनी पीक डिमांड में होता है, मतलब दोपहर के समय 12 से 1 बजे तक पावर का डिमांड मैक्सिमम होता है। उसके बाद आप देखेंगे 3 बजे या 4 बजे स्कूल कॉलेज आपके बंद होने लगते हैं, 5 बजे दफ्तर बंद होने लगते हैं, कुछ इंडस्ट्रीज बंद होने लगती हैं। ठीक है, 10 बजे तो आप देखेंगे कि 5 से 6 बजे के बाद फिर से पावर का डिमांड क्या होने लगता है, कम होने लगता है। उसके बाद 10 बजे शॉप्स भी बंद हो जाती हैं, मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज भी बंद हो जाती हैं और पावर का डिमांड फिर से क्या होता है, और कम होता है। और नाइट के समय पावर का डिमांड क्या हो जाता है, काफ़ी कम रहता है और फिर सुबह 6 बजे तक पावर का डिमांड आपका क्या रहता है, कम ही रहता है। तो आप देखेंगे कि आपका जो पावर का डिमांड है वो हमेशा कैसा होता है, वेरिएबल होता है। हर समय डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट पावर का डिमांड होता है। मैक्सिमम पावर का डिमांड आपका होता है कब, आफ्टरनून के समय, दैट इज आपका जो है 11 बजे से लेके 1 बजे तक मैक्सिमम पावर का डिमांड होता है और रात के समय पावर का डिमांड काफ़ी कम होता है। तो आप देखेंगे किसी भी एरिया की बात करें, जैसे सलोरी पे आपको कुछ एक बेस पावर का रिक्वायरमेंट होगा, मतलब 24 आवर्स कम से कम आपको उतनी पावर हमेशा चाहिए। तो बेस जो लोड होता है, बेस लोड को सप्लाई करने के लिए या फिर उस एरिया को जो 24 आवर एक कांस्टेंट अमाउंट ऑफ द पावर चाहिए, वो पावर हम हमेशा किस प्लांट से सप्लाई करते हैं, बेस लोड पावर प्लांट से क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं। फिर बेस लोड पावर प्लांट हमेशा क्या करता है, उस एरिया को 24 आवर्स कंटिन्यूअसली 24 आवर्स जितनी पावर का डिमांड होता है वो पावर हमेशा बेस लोड प्लांट से क्या की जाती है, सप्लाई की जाती है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि
आपका जो है दोपहर के समय जो पावर का डिमांड है वो बेस लोड से क्या होता है, बढ़ जाता है। ऐसे समय में हम क्या करते हैं, जब पावर का डिमांड आपका बढ़ जाता है, आपका 11 बजे से लेके 1 बजे तक पावर का डिमांड जब अपने पीक लोड पे होता है, उस समय बेस लोड प्लांट जो होते हैं वो आपकी पावर को सप्लाई नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, बेस लोड प्लांट के साथ साथ एक स्टैंड बाई प्लांट को भी हम क्या करते हैं, उसके साथ कंबाइन कर देते हैं, और आपका जो बेस लोड प्लांट है और आपका जो स्टैंड बाई प्लांट है जिसको हम बोलते हैं पीक लोड प्लांट, ये दोनों प्लांट जो है मिलके उतनी देर तक, जितनी देर तक पीक आवर या फिर पीक लोड का डिमांड होता है, उस पीक लोड डिमांड को क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं। तो 11 बजे से लेके 1 बजे तक जो मैक्सिमम पावर का या फिर पीक लोड आवर्स का टाइम होता है, फिर पीक लोड डिमांड होती है, तो बेस लोड प्लांट और पीक लोड प्लांट मिलके उस पावर को क्या कर देते हैं, उसे एक्सेस डिमांड को क्या करते हैं, सप्लाई। तो आप देखेंगे बेस लोड से ऊपर जो भी एक्सेस पावर होती है, उस एक्सेस पावर को सप्लाई करने के लिए हम कौन सा प्लांट यूज करते हैं, पीक लोड प्लांट क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, तो बेटा आफ्टरनून के समय जब पावर का डिमांड ज़्यादा होता है तो बेस लोड प्लांट और पीक लोड प्लांट मिलके उस पावर को सप्लाई करते हैं, और उसके बाद जब पावर का पीक लोड का डिमांड है या फिर आपका जो पावर का डिमांड कम होता है, और पावर का डिमांड जैसे ही बेस लोड के डिमांड के आसपास आता है, फिर बेस लोड उस पावर को क्या कर सकता है, उस डिमांड को सप्लाई कर सकता है, तो पीक लोड प्लांट को हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। तो आप देखते हैं कि जिस समय पावर का डिमांड ज़्यादा होता है, तो उस कुछ टाइम के लिए जब पावर का डिमांड ज़्यादा होता है, उस बढ़ी हुई पावर की डिमांड को सप्लाई करने के लिए जो हम प्लांट यूज करते हैं उसको बोलते हैं पीक लोड प्लांट। और पीक लोड प्लांट कुछ टाइम तक ही क्या करते हैं, आपकी इलेक्ट्रिसिटी को जो है जनरेट करके या फिर डिमांड को फुलफिल करते हैं। ठीक है, बाकी 24 आवर्स जो पावर का डिमांड होता है उसको फुलफिल करने के लिए जनरली आप क्या यूज करते हैं, बेस लोड प्लांट, और एक्सेस पावर के डिमांड को फुलफिल करने के लिए थोड़ी देर जो एक्सेस पावर की डिमांड होती है उसको फुलफिल करने के लिए आप लोग पीक लोड प्लांट को यूज करते हैं। तो जनरली 2 टाइप के प्लांट होंगे, बेस लोड प्लांट और पीक लोड प्लांट। तो कन्वेंशनल हाइड्रो पावर प्लांट जो होते हैं उनमें जो रिजर्वायर या फिर जो बांध होता है या फिर जलाशय जो होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा पानी स्टोर होता है, जिसकी वजह से आप कन्वेंशनल हाइड्रो पावर प्लांट की हेल्प से 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। तो जो कन्वेंशनल हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं वो बेस लोड प्लांट की तरह क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। वहीं दूसरा प्लांट होता है पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर प्लांट। तो पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर प्लांट में क्या करते हैं, पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर प्लांट में ऊपर की तरफ एक जो है आपके पास रिजर्वायर होता है जिसको अपस्ट्रीम टैंक बोलते हैं, और नीचे की साइड भी एक आपके पास एक रिजर्वायर होता है जिसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम टैंक। तो आप क्या करते हैं कि स्टार्टिंग में अपस्ट्रीम टैंक में हम वाटर को क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, तो आफ्टरनून के समय जब आपको जो है एक्सेस पावर का डिमांड होता है तब हम क्या करते हैं, अपस्ट्रीम टैंक से वाटर को कहाँ पर भेजते हैं, डाउन स्ट्रीम टैंक में। तो जब वाटर अपस्ट्रीम टैंक से डाउन स्ट्रीम टैंक में आता है तो आपका जो है जो अपस्ट्रीम टैंक में वाटर में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है नीचे आते समय वो आपकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है, और टरबाइन की हेल्प से हम उस गतिज ऊर्जा को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में, और बाद में जनरेटर या फिर जो अल्टरनेटर होता है उस मैकेनिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो पम्प्ड स्टोरेज प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने के बाद जो वाटर होता है उसको हम कहाँ स्टोर कर लेते हैं, डाउन स्ट्रीम टैंक में। तो अप स्ट्रीम टैंक से वाटर को हम बेचते हैं और उसको स्टोर कर लेते हैं डाउन स्ट्रीम टैंक में। तो आफ्टरनून के समय वाटर हमारा अप स्ट्रीम टैंक से डाउन स्ट्रीम टैंक में आता है और इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है, और जो भी एक्सेस पावर की डिमांड होती है उस एक्सेस पावर की डिमांड को फुलफिल करता है। उसी तरह आप देखेंगे रात के समय आपकी पावर का डिमांड कम होता है, तो उस समय हम क्या करते हैं, अपने वाटर को डाउन स्ट्रीम टैंक से कहाँ पर भेज देते हैं, अप स्ट्रीम टैंक में भेज देते हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आफ्टरनून के समय वाटर मेरा अप स्ट्रीम टैंक से कहाँ पर आएगा, डाउन स्ट्रीम टैंक में, और एक्सेस पावर को क्या कर देगा, सप्लाई कर देगा। ठीक है, रात के समय जब पावर का डिमांड कम होता है तो आप क्या करते हैं, डाउन स्ट्रीम टैंक में जो वाटर
स्टोर होता है उस वाटर को फिर से रीपंप कर देते हैं हम लोग कहाँ पर, अप स्ट्रीम टैंक में। फिर से सुबह होती है, दोपहर के समय जब भी एक्सेस पावर का डिमांड होगा, आप जो है क्या करेंगे, वाटर को अप स्ट्रीम टैंक से कहाँ पर भेजेंगे, डाउन स्ट्रीम टैंक में, और फिर से आप जो है क्या कर देंगे, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर लेंगे। रात के समय में सेम जो वाटर डाउन स्ट्रीम टैंक में स्टोर होता है, फिर से उसी वाटर को भेजते हैं अप स्ट्रीम टैंक में, और फिर दोपहर के समय सेम वाटर की हेल्प से हम क्या करते हैं, फिर से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर एक ही वाटर को मैं बार बार रीयूज करके क्या कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर रहा हूँ। तो सेकंड पॉइंट जो मैं आपको मुझे समझाना था कि नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज को बार बार यूज करके आप क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जो आपका पंप्ड स्टोरेज प्लांट होता है उसमें हम एक ही वाटर जो अप स्ट्रीम टैंक में था उसको हम भेजते हैं डाउन स्ट्रीम टैंक में, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। रात के समय सेम वाटर को हम फिर से कहां पर भेजते हैं, अप स्ट्रीम टैंक में, डाउन स्ट्रीम टैंक से अप स्ट्रीम टैंक में पंपिंग करते हैं, भेजते हैं, और फिर से दोपहर के समय उसी वाटर की हेल्प से फिर से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। तो जो भी नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज होते हैं उनको हम बार बार रीयूज करके इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तीसरा अगर मैं बात करूं कि जो आपके नॉन कन्वेंशनल एनर्जी या फिर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज होते हैं वो कभी भी पोल्यूशन को क्रिएट नहीं करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं जो वाटर है, वाटर इज नथिंग बट द सोर्स ऑफ द नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, क्योंकि ये सोर्स कभी भी खत्म नहीं होने वाले, और वाटर को रीयूज करके हम बार बार इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। और आप देखेंगे हाइड्रो पावर प्लांट में जो वाटर होता है, जब हम वाटर की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं तो कोई भी पोल्यूशन आपका क्रिएट नहीं होता है, ठीक है। तो दैट इज नथिंग बट द आपका जो है जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज है वो आपके कभी भी पोल्यूशन क्रिएट नहीं करते, या फिर जब भी इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं तो एटमॉस्फेयर में कोई भी आपके पास जो है डेंजरस या फिर हार्मफुल गैसेज रिलीज नहीं होती। दूसरा, विंड एनर्जी, जब इलेक्ट्रिसिटी विंड एनर्जी से आप क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। विंड एनर्जी में क्या होते हैं कि आप देखेंगे बड़े बड़े फैंस लगे होते हैं, विंड उन फैंस को चलाती है, फैंस आपके कनेक्ट होते हैं टरबाइन से, टरबाइन रोटेट होती है, टरबाइन से अल्टरनेटर कनेक्ट होता है, और अल्टरनेटर उस टरबाइन की मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो आप देखेंगे विंड एनर्जी की हेल्प से जब आप जो है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं तो भी आपके पास क्या नहीं होता, कोई भी पोल्यूशन क्रिएट नहीं होता। सोलर एनर्जी से भी जब आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं तो भी कोई पोल्यूशन क्रिएट नहीं होता। नेक्स्ट आपकी बात करें और कौन सा सोर्स होगा बेटा नॉन कन्वेंशनल एनर्जी का, दैट इज द टाइडल या फिर ओशियन एनर्जी इज द एग्जाम्पल ऑफ द नॉन कन्वेंशनल। तो आप देखेंगे ओशन मीन्स सागर, तो आप देखेंगे जो आपके समुद्र होते हैं उनमें ज्वार और भाटा आते हैं। ज्वार भाटा के समय जब आपके पास जो ओशन होता है उसमें ज्वार भाटा आते हैं तो हम क्या करते हैं, उस ओशन के पानी को हम क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं, और स्टोर करने के बाद जब भी रिक्वायरमेंट होता है तो उस वाटर की हेल्प से हम इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे जो ओशियंस हैं वो भी आपके कभी भी समाप्त नहीं होने वाले, और उनमें जो ज्वार भाटा आते हैं वो भी कभी भी समाप्त नहीं होने वाले, ठीक है। तो दैट इज नथिंग बट द आपका ओशन या फिर आपका जो है ज्वार भाटा जिसको हम टाइडल भी बोलते हैं। तो ओशन एनर्जी इज नथिंग बट द या फिर टाइडल एनर्जी नथिंग बट द एग्जाम्पल ऑफ द नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। और क्या एग्जाम्पल हो सकता है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज का, एक और एग्जाम्पल हो सकता है अगर मैं बात करूं, दैट इज नथिंग बट द योर जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय द जियोथर्मल। तो आप देखेंगे जियो मीन्स होता है मिट्टी या फिर अर्थ, और थर्मल मीन्स हीट एनर्जी। तो आप देखते हैं कि जियोथर्मल एनर्जी नथिंग बट द अर्थ के अंदर जो आपके पास थर्मल एनर्जी है या फिर आपके अर्थ के अंदर जो आपकी एनर्जी है, हीट एनर्जी है, उसको यूज करके भी आप क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो नाम से ही आपको क्लियर होना चाहिए, जियो मतलब मिट्टी या फिर अर्थ, थर्मल मीन्स क्या हुआ, हीट एनर्जी। तो अर्थ की जो हीट एनर्जी है उसको रीयूज करके, उसको यूज करके जब हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं तो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ द जियोथर्मल हाइड्रो पावर, जियोथर्मल पावर प्लांट विल बी देयर, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, जियोथर्मल जो पावर प्लांट होते हैं उनमें हम अर्थ की जो है, अर्थ की थर्मल एनर्जी को या फिर अर्थ की जो हीट एनर्जी होती है उसको यूज करके हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। इसमें क्या होता है आप देखेंगे कई बार होता है कि आपके पास
देखेंगे अर्थ से ठंडे पानी का स्रोत भी निकलता है और कई बार गर्म पानी का स्रोत भी निकलता है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि कई बार होता है कि अर्थ से गर्म पानी का स्रोत निकल आता है, तो हम क्या करते हैं, अर्थ से जो गर्म पानी का स्रोत मिलता है, गर्म पानी का स्रोत है, खौलता हुआ है, तो उसमें एक आपका क्या होगा, दैट इज द क्या प्रोड्यूस होगी, स्टीम प्रोड्यूस होगी। तो हम क्या करते हैं, जहां भी गर्म पानी के स्रोत होते हैं उनमें हम अपने पाइप्स को क्या करते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं अर्थ के अंदर, ठीक है। और वहां से हम क्या करते हैं, उस गर्म पानी को अपने प्लांट में भेजते हैं। गर्म पानी जो होता है उसको जब प्लांट में भेजेंगे तो आप देखेंगे उसका टेम्परेचर 100 डिग्री ज़्यादा होता है। तो उस गर्म पानी में जो आपके पास स्टीम होती है, उस स्टीम को हम अलग करते हैं, उस स्टीम के प्रेशर को इंक्रीज करते हैं। स्टीम एनर्जी को हम किस में भेजते हैं, स्टीम एनर्जी को भेजते हैं टरबाइन में। टरबाइन रोटेट करती है और टरबाइन जो है आगे जब रोटेट करेगी तो उससे आगे कपल्ड होता है अल्टरनेटर, और अल्टरनेटर आपका क्या करता है, टरबाइन की मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देता है, आपके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो जियोथर्मल में क्या करते हैं, जो गर्म पानी के स्रोत होते हैं वहाँ से हम स्टीम को कलेक्ट करते हैं, ठीक है। उस स्टीम एनर्जी को हम टरबाइन की हेल्प से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और बाद में अल्टरनेटर की हेल्प से उस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। और आप देखेंगे जब तक अर्थ रहेगी तब तक आपके पास अर्थ की कौन सी एनर्जी आपके पास अवेलेबल रहेगी, थर्मल एनर्जी अवेलेबल रहेगी। तो दैट इज जियोथर्मल एनर्जी इज द एग्जांपल ऑफ द नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, क्योंकि ये सोर्स कभी भी खत्म नहीं होने वाला, ठीक है। उसके बाद नॉन कन्वेंशनल में एक और एनर्जी सोर्स आता है जिसको हम कहते हैं बायोमास। तो आप देखेंगे कि जो कचरे होते हैं, गोबर होते हैं, उनको हम क्या कर लेते हैं, डीकम्पोज कर लेते हैं, या फिर आप देखेंगे एक गड्ढा खोदते हैं उसमें भर देते हैं और भरने के बाद आप देखेंगे जब वो सड़ता है तो उससे कौन सी गैस रिलीज होती है, मेथेन गैस रिलीज होती है। मेथेन गैस को हम क्या करते हैं, कंबस्शन करते हैं और कंबस्शन करने के बाद हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। आप देखेंगे मेथेन सीएनजी में यूज होती है और सीएनजी क्या करती है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो जनरली हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास जिसको हम बोलते हैं बायोमास पावर प्लांट, ठीक है। तो बायोमास पावर प्लांट या फिर बायोगैस पावर प्लांट, ठीक है। तो बायोगैस या फिर जो बायोगैस एनर्जी होती है, फिर बायो जो मास होता है उसमें हम क्या करते हैं, कचरा, गोबर, इन सब को यूज करते हैं और इनकी हेल्प से हम कौन सी जो है गैस को प्रोड्यूस करते हैं, मेथेन गैस को, ठीक है। और आप देखेंगे गायों में कई बार जो है आपके जो कचरा गोबर होता है, घरों के बाहर गड्ढा खोदते हैं और वहाँ से आप क्या करते हैं, मेथेन गैस लेते हैं और आप उससे खाना भी बनाते हैं, ठीक है। तो कुछ नहीं है, मेथेन गैस से आप क्या करते हैं, हीट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं। हीट एनर्जी की हेल्प से वाटर को स्टीम एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। स्टीम एनर्जी से की हेल्प से आप टरबाइन को रोटेट कराएंगे और टरबाइन उस हीट एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देगी, मैकेनिकल एनर्जी में। और जनरेटर की हेल्प से आप क्या कर देंगे, उस मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो आप देखेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बायोगैस या फिर बायोमास होता है वो भी आपका कौन सा एनर्जी, क्योंकि ये भी कभी खत्म नहीं, जब तक आप जो है यहाँ पर जो है अर्थ में रहेंगे तो कचरा आपके पास हमेशा अवेलेबल रहेगा, ठीक है। कचरा, गोबर, ये सब चीज़ें, और पेड़ पौधे हैं उनको भी हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो हमेशा ये आपके पास अवेलेबल रहेगा और अगर अवेलेबल रहेगा तो ये एनर्जी भी आपके पास हमेशा अवेलेबल रहेगी। तो जो सोर्स ऑफ एनर्जी कभी भी समाप्त नहीं होने वाले उनको हम बोलते हैं नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। तो बायोमास इज नथिंग बट द इन द कैटेगरी ऑफ विच टाइप ऑफ एनर्जी सोर्सेज, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, ठीक है। तो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज में भी मैंने आपको 3 पॉइंट बताए। पहला पॉइंट बताया कि जो सोर्स ऑफ एनर्जी समय के साथ कभी भी समाप्त नहीं होने वाला, ऐसे एनर्जी सोर्सेज को आप क्या बोलते हैं, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स बोलते हैं, ठीक है। दूसरा, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज को आप बार बार यूज करके क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी या फिर पावर को जनरेट कर सकते हैं। तो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज का दूसरा नाम क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे जब भी आप नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज यूज करेंगे तो ये कभी भी आपके पोल्यूशन को क्रिएट नहीं करते हैं, तो दे आर ए पोल्यूशन फ्री। एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल के तौर पे बोल सकते हैं वाटर, नेक्स्ट आपका विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, नेक्स्ट ओशियन एनर्जी या फिर टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल
एनर्जी, और लास्ट में आप बोल सकते हैं दैट इज ए बायोमास या फिर बायोगैस। ठीक है, ये सब आपके नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज है। तो मैंने आपको बताया कि दो टाइप के एनर्जी सोर्सेज थे, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स और दूसरा कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। ठीक है, अब आप देखेंगे कि इन एनर्जी सोर्सेज पे कौन कौन से प्लांट हैं जो कि आपके बेस्ड हैं। कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स पे कौन से प्लांट बेस्ड हैं और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स में कौन कौन से प्लांट बेस्ड हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज पे कौन कौन से पावर प्लांट वर्क करते हैं, तो अगर मैं बात करूं व्हाट इज द कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज के तौर पे हम क्या क्या यूज करते हैं, तो पहला है कोयला, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में कोल। तो कोल पे बेस्ड पे जो आपका प्लांट होता है उसको बोलते हैं थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट या फिर आप उसको बोलते हैं स्टीम पावर प्लांट, या फिर कई सारी बुकों में उसका नाम होता है कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट। तो कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट या फिर थर्मल पावर प्लांट या फिर स्टीम पावर प्लांट इज द बेस्ड ऑन द कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स पे बेस्ड प्लांट होता है और टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का 55.4% पावर या फिर इलेक्ट्रिसिटी आप अपने थर्मल पावर प्लांट से ही क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं दूसरा जो आपका कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स पे प्लांट होता है वो होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट इज नथिंग बट न्यूक्लियर पावर प्लांट में आप यूरेनियम यूज करते हैं और यूरेनियम आपका कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स होता है। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट इज नथिंग बट द बेस्ड ऑन द कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स, और न्यूक्लियर पावर प्लांट से आप टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का 1.8% इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। उसी तरह तीसरा जो आपका कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स पावर प्लांट, तीसरा कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स मैंने क्या बताया था, डीजल बताया था। तो डीजल पे बेस्ड पे जो आपका पावर प्लांट होता है दैट इज ए डीजल पावर प्लांट। तो डीजल पावर प्लांट इज द नथिंग बट द बेस्ड ऑन द कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स पे बेस्ड पावर प्लांट है। और डीजल पावर प्लांट से आप जो है टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का केवल 0.1% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या फिर पावर को ही आप क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। चौथा जो कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स पे बेस्ड प्लांट होगा दैट इज, चौथा कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स मैंने क्या बताया था, मीथेन बताया था, जिसको हम नेचुरल गैस बोलते हैं। और नेचुरल गैस जो होती है उसको हम यूज करते हैं गैस पावर प्लांट में। तो गैस पावर प्लांट में हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए कौन सी गैस यूज करते हैं, दैट इज मीथेन। ठीक है, और या फिर आप सीएनजी बोल सकते हैं क्योंकि सीएनजी में मेन पोर्शन क्या होता है, मीथेन का ही होता है। ठीक है, तो दैट इज मीथेन। मीथेन पे बेस्ड होता है गैस पावर प्लांट, और गैस पावर प्लांट जो होता है वो आपकी टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का कितना परसेंट इलेक्ट्रिसिटी फिर पावर को जनरेट कर रहा है, दैट इज 6.7% ऑफ टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का आप जो है गैस पावर प्लांट से ही क्या कर रहे हैं, पावर को जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज पे कौन कौन से प्लांट आपके क्या होते हैं, बेस्ड होते हैं। तो पहला नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज पे जो सोर्स है वो है वाटर। वाटर पे बेस्ड होता है हाइड्रो पावर प्लांट। ठीक है, तो हाइड्रो पावर प्लांट इन नथिंग बट द एग्जाम्पल ऑफ द नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। और हाइड्रो पावर प्लांट में भी कई सारे पावर प्लांट होते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं एक होता है कन्वेंशनल हाइड्रो पावर प्लांट, दूसरा होता है रन ऑफ रिवर हाइड्रो पावर प्लांट। अब रन ऑफ रिवर हाइड्रो पावर प्लांट क्या होता है, इसको मैं आप ब्रीफली बता देता हूं, लेकिन जब मैं हाइड्रो पावर प्लांट आपको पढ़ाऊंगा तो मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा। तो रन ऑफ रिवर हाइड्रो पावर प्लांट में क्या होता है कि आपका नाम ही से रन ऑफ रिवर मतलब रिवर के नेचुरल फ्लो को ही आप क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, किसको रोटेट कराने के लिए, टरबाइन को रोटेट कराने के लिए। तो आप देखेंगे बड़ी जो नदी होती है, जैसे आप देखेंगे जो नदी आपकी जो है हिमालय से निकली है, तो हाइट से निकली है, तो हाइट से जब निकली होंगी तो आप देखेंगे कि ऊंचाई पे इन बड़ी नदियों में वाटर का जो फ्लो होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, और इस वाटर की फ्लो की हेल्प से हम टरबाइन को क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। तो जनरली आप देखेंगे जो बड़ी नदियाँ हो गई, जैसे ब्रह्मपुत्रा हो गई, ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं गंगा नदी हो गई, ठीक है, और इन नदियों में आपका 12 महीने वाटर अवेलेबल रहता है। तो बड़ी नदियों जो होती हैं जिनमें वाटर का फ्लो क्या होता है, अच्छा, मैदानी भागों में फ्लो अच्छा नहीं होता, हाइट पे आपका फ्लो हमेशा अच्छा होता है। तो जो बड़ी नदियां हैं जिनमें
आपका वाटर 24 आवर्स या फिर आपका साल भर वाटर अवेलेबल रहता है, और जिन नदियों में, बड़ी नदियों में हाइट पे वाटर का फ्लो अच्छा रहता है, उन नदियों में हम क्या करते हैं कि ऊंचाई पे हम कौन सा प्लांट बनाते हैं, रन ऑफ रिवर हाइड्रो पावर प्लांट बनाते हैं। रन ऑफ रिवर हाइड्रो पावर प्लांट में ऊपर भी रिजर्वायर नहीं होता, नीचे भी रिजर्वायर नहीं होता, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, ऊंचाई पे, बड़ी नदियों में ऊंचाई पे, जिनमें बड़ी नदी का मतलब है एक तो पूरे के पूरे साल वाटर अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है, वाटर अवेलेबल है, और साथ ही साथ फ्लो अच्छा होना चाहिए। तो ये बड़ी नदियों में ये चीज़ देखने को मिलती है। तो रन ऑफ रिवर प्लांट जो होते हैं वो बड़ी नदियों में बनाते हैं, और इस पावर प्लांट में हम वाटर के नेचुरल फ्लो को यूज करते हैं टरबाइन को रोटेट कराने के लिए। और टरबाइन को रोटेट कराते ही आप क्या करते हैं, टरबाइन आगे कपल्ड होती है जनरेटर से, जनरेटर उस टरबाइन की मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो जो रन ऑफ रिवर प्लांट होते हैं, रन ऑफ रिवर हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं, उनमें रिजर्वायर नहीं होता है, पहली चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। और ये पावर प्लांट हाइट पे बनाए जाते हैं, बड़ी नदियों में बनाए जाते हैं, जिनमें वाटर आपका पूरे साल क्या होता है, अवेलेबल होता है, और वाटर का फ्लो अच्छा होता है, ठीक है। और अगर आपके पास पूरे साल वाटर अवेलेबल है, फ्लो भी अच्छा है, तो आप क्या कर सकते हैं, हमेशा इस जो है प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जो आपके रन ऑफ रिवर हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं, उनको आप बेस लोड प्लांट की तरह यूज कर सकते हैं, क्योंकि इन प्लांट से आप हमेशा इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। तीसरा अगर मैं बात करूं, तीसरे हाइड्रो पावर प्लांट की कैटेगरी की अगर मैं बात करूं, दैट इज नथिंग बट द रन ऑफ रिवर हाइड्रो पावर प्लांट विद स्टोरेज और पॉन्डेज, ठीक है। तो आप देखेंगे यहां पर मैंने विद स्टोरेज बोला है, मतलब आप देखें कुछ नदियां ऐसी होंगी जिनमें आपका जो है बरसात के समय, मतलब रेनी सीजन के समय वाटर अच्छा खासा अवेलेबल होता है। मतलब वो रेनी सीजन के समय आप देखेंगे जनरली आपकी नदियों में वाटर अवेलेबल रहता है, और आपका गर्मियों के समय कुछ नदियाँ ऐसी होती हैं कि रेनी सीजन के समय तो उनमें वाटर अवेलेबल रहेगा कंटिन्यूअस, तो आप रेनी सीजन के समय इनसे कंटिन्यूअस क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन गर्मियों के समय कुछ नदियों में वाटर की अवेलेबिलिटी क्या होती है, कम हो जाती है, ठीक है। चूंकि मैंने बोला है रन ऑफ रिवर हाइड्रो पावर प्लांट विद स्टोरेज, तो आप देखेंगे ये जो हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं रेनी सीजन में, वैसे भी मैंने बोला रन ऑफ रिवर मतलब आप वाटर के नेचुरल फ्लो को यूज करेंगे टरबाइन को रोटेट कराने के लिए। तो कुछ नदियां ऐसी होती हैं जिनमें वाटर का फ्लो अच्छा होता है, ठीक है, लेकिन रेनी सीजन के समय उनमें वाटर हमेशा अवेलेबल है। तो रेनी सीजन के समय आप क्या करते हैं, इन हाइड्रो पावर प्लांट से 24 आवर्स आप क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन समर के समय इन नदियों में वाटर अवेलेबल नहीं होता है, फिर वाटर की अवेलेबिलिटी कम होती है। तो आप जो पॉन्डेज या फिर आपने स्टोरेज बनाया होता है, तो आप क्या करते हैं कि समर के समय, गर्मियों के समय में जब वाटर की अवेलेबिलिटी कम होती है, तो आप जो है पानी को जो स्टोर करके रखते हैं, तो जब भी पीक लोड डिमांड होता है, पीक लोड डिमांड के समय उस वाटर को हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए, और अपनी जो एक्सेस डिमांड होती है उसको क्या कर देते हैं, हम जो है फुलफिल कर देते हैं। तो आप क्या करते हैं, गर्मियों के समय वाटर की अवेलेबिलिटी कम होती है, तो हम क्या करते हैं, नदी का जो वाटर होता है उसको हम थोड़ा सा स्टोर करके रखते हैं। उसके बाद जब भी हमारे पास क्या होता है आपकी एक्सेस पावर का डिमांड होता है, तो हम उस स्टोरेज वाटर को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं, और फिर अपनी एक्सेस डिमांड को क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं। तो रन ऑफ रिवर प्लांट, रन ऑफ रिवर हाइड्रो पावर प्लांट विद स्टोरेज या फिर पॉन्डेज में क्या होता है, ऊपर की साइड हम एक स्टोरेज बनाते हैं, ठीक है। और रेनी सीजन के समय नदी में वाटर की अवेलेबिलिटी हमेशा होती है, तो रेनी सीजन के समय इन हाइड्रो पावर प्लांट को आप क्या करते हैं, बेस लोड प्लांट की तरह यूज करते हैं। लेकिन गर्मियों के समय जब नदी में वाटर की अवेलेबिलिटी या फिर फ्लो कम हो जाता है, तो हम नदी के वाटर को स्टोर कर लेते हैं अपने स्टोरेज में या फिर पॉन्डेज में, मतलब जलाशय में उसको क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। और गर्मियों में जब भी हमारे पास एक्सेस पावर का डिमांड होता है, तो उस जलाशय से या फिर पॉन्डेज से जो वाटर होता है उसको हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। तो रन ऑफ रिवर
हाइड्रो पावर प्लांट विद स्टोरेज और पॉन्डेज आपका रेनी सीजन में यूज किया जाता है एज ए बेस लोड प्लांट, और आपका समर के समय मतलब गर्मियों के समय हम उसको यूज करते हैं किसकी तरह, पीक लोड प्लांट की तरह यूज करते हैं। चौथा जो है आपका जो हाइड्रो पावर प्लांट है उसका नाम है पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर प्लांट। इसमें मैंने आपको बताया था कि ऊपर की साइड भी स्टोरेज होता है, नीचे की साइड भी आपका स्टोरेज होता है। ऊपर की तरफ जो स्टोरेज होता है उसको बोलते हैं अप स्ट्रीम टैंक, नीचे की साइड जो स्टोरेज होता है उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम टैंक, ठीक है। और आपके जो पंप स्टोरेज प्लांट होते हैं उनको केवल आप पीक लोड प्लांट की तरह ही क्या करते हैं, यूज करते हैं। जब पावर का डिमांड एक्सेस होता है तो आप अप स्ट्रीम टैंक से वाटर को कहाँ पर भेजते हैं, डाउन स्ट्रीम टैंक में। जब आपकी एक्सेस पावर का डिमांड फुलफिल हो जाता है रात के समय, आप अपने डाउन स्ट्रीम टैंक से फिर से वाटर को कहाँ पर भेजते हैं, अप स्ट्रीम टैंक में भेजते हैं। और फिर उसके बाद आप जो है दिन के समय जब एक्सेस पावर का डिमांड होता है फिर से आप वाटर को अप स्ट्रीम टैंक से कहाँ भेज देते हैं, डाउन स्ट्रीम टैंक से। तो मेनली यहाँ पर मैंने बात की जो हाइड्रो पावर प्लांट है वो आपका कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज पे क्या है, बेस्ड है, जो कि आपका वाटर को यूज करते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। और आपके जनरली 4 टाइप के जो है हाइड्रो पावर प्लांट है जिनको मैं हाइड्रो पावर प्लांट में डिस्कस करूंगा। एक होगा कन्वेंशनल एनर्जी, दैट इज कन्वेंशनल हाइड्रो पावर प्लांट। कन्वेंशनल हाइड्रो पावर प्लांट में ऊपर की साइड बांध होता है, काफ़ी बड़ा स्टोरेज होता है, नीचे वाटर को स्टोर नहीं करते। रन ऑफ रिवर में ना तो ऊपर स्टोरेज होता है ना नीचे होता है। आपका इस प्लांट में बड़ी नदियों में बनाया जाता है जिसमें वाटर पूरे के पूरे साल अवेलेबल होता है, और वाटर के नेचुरल फ्लो की हेल्प से आप टरबाइन को क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। रन ऑफ रिवर हाइड्रो पावर प्लांट विद स्टोरेज या फिर पॉन्डेज में हम क्या करते हैं, रेनी सीजन के समय जब नदी में वाटर का फ्लो अच्छा होता है और वाटर की अवेलेबिलिटी अच्छी होती है तब हम क्या करते हैं, 24 आवर्स या फिर बेस लोड प्लांट की तरह यूज करते हैं। गर्मियों में जब नदी में पानी की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, वाटर का फ्लो कम हो जाता है, तो नदी के पानी को हम स्टोरेज कर लेते हैं। और जब पीक लोड का रिक्वायरमेंट होता है, पीक लोड डिमांड आता है, तब हम स्टोरेज से पानी को हम जो है क्या करते हैं, जो है ऊपर से छोड़ते हैं और टरबाइन को रोटेट करके इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। और नीचे की साइड जो है पानी फिर से नदी में बह जाता है, नीचे इसमें भी स्टोरेज नहीं होता। उसके बाद लास्ट होता है पंप स्टोरेज प्लांट। पंप स्टोरेज प्लांट में ऊपर और नीचे दोनों साइड आपका स्टोरेज होता है और इसको केवल पीक लोड प्लांट की तरह यूज करते हैं। रन ऑफ रिवर हाइड्रो पावर प्लांट विद स्टोरेज को रेनी सीजन में बेस लोड प्लांट और आपका समर के समय मतलब गर्मियों के समय एज ए पीक लोड प्लांट की तरह क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, ठीक है। अब तो आप देखेंगे जो आपका हाइड्रो पावर प्लांट है, ये सारे के साथ जो चारों हाइड्रो पावर प्लांट हैं, इन चारों हाइड्रो पावर प्लांट को यूज करके आप टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का कितना परसेंट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, 13.6% इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है हाइड्रो पावर प्लांट का यूज करके इंडिया में, ठीक है। उसके बाद आपका जो विंड एनर्जी पावर प्लांट है और सोलर एनर्जी सोलर एनर्जी पावर प्लांट है, ये आपके ग्रोइंग सेक्टर है। ये आपके जो है इनसे हम प्रोडक्शन जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन है वो लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है। दीज आर द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, ठीक है। तो आप देखेंगे जो विंड एनर्जी आपके पावर प्लांट होते हैं जिनमें हम हवा का यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए, वो टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का 10.2% ऑफ टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का इलेक्ट्रिसिटी क्या कर रहा है, इस समय जनरेट कर रहा है। वहीं सोलर एनर्जी पावर प्लांट से आप टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का 9.5% इलेक्ट्रिसिटी आप क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। वहीं अगर मैं बात करूं तीसरा आपका नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज पे जो प्लांट है, दैट इज नथिंग बट द योर बायोमास या फिर बायोगैस पावर प्लांट। बायोमास या फिर बायोगैस में आप क्या करते हैं, दैट इज जो भी आपके गोबर या फिर आपके पास जो है कचरा होता है उसको यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। उसको यूज करके मेथेन गैस यूज करते हैं, मेथेन गैस से हीट एनर्जी से आपका स्टीम एनर्जी से स्टीम एनर्जी को आप कन्वर्ट करते हैं टरबाइन की हेल्प से मैकेनिकल एनर्जी में, और मैकेनिकल एनर्जी को जनरेटर की हेल्प से कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। तो जनरली आपका जो है जो बायोमास पावर प्लांट होते हैं उससे हम जो है टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का 2.7% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। वहीं पर अगर मैं बात करूं नेक्स्ट आपका टाइडल
या फिर ओशियन एनर्जी पावर प्लांट, ज्वार भाटा वाले कंडीशन में। ज्वार भाटा के समय जो वाटर होता है समुद्र के वाटर को स्टोर करते हैं और फिर उसको हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो टाइडल का भी यूज कर नहीं रहे हैं, ठीक है। इंडिया में टाइडल हाइड्रो पावर प्लांट से पावर प्रोडक्शन अभी यूज नहीं कर रहे हैं। और लास्ट आपका होगा दैट इज जियोथर्मल हाइड्रो पावर प्लांट। जियोथर्मल हाइड्रो पावर प्लांट का भी प्रेजेंटली यूज नहीं कर रहे हैं इंडिया में, ठीक है। रिसेंटली एक दो प्लांट बन रहे हैं जियोथर्मल, लेकिन रिसेंटली अभी यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक दो आपका रनिंग कंडीशन में है, ठीक है। तो जियोथर्मल से भी अभी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन नहीं हो रही। तो मैं एक बार आपको रिपीट कर देता हूँ। आपका कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज पे 4 प्लांट है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज थर्मल पावर प्लांट 55.4% टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का। दूसरा आपके पास रहेगा, अगर मैं बात करूंगा न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो कि टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का 1.8% इलेक्ट्रिसिटी आपका क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। डीजल पावर प्लांट की अगर मैं बात करूंगा तो टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का 0.1% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आप जो है डीजल पावर प्लांट से क्या कर रहे हैं, आप जनरेट कर रहे हैं। और लास्ट में आपके पास आएगा गैस पावर प्लांट। गैस पावर प्लांट में आप क्या कर रहे हैं, दैट इज टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का 6.7% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आप जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं, किसे, गैस पावर प्लांट से। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज पे बेस्ड जो प्लांट है, पहला है हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो पावर प्लांट टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का 13.6% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। वहीं दूसरा अगर मैं बात करूंगा विंड एनर्जी पावर प्लांट जो है वो आपकी टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी का 10.2% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। तीसरा अगर मैं बात करूंगा सोलर एनर्जी पावर प्लांट, जो आपकी टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का कितना 9.5% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है। बायोमास पावर प्लांट की हेल्प से टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी का 2.7% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आप क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। और नेक्स्ट आपके पास होगा दैट इज आपका टाइडल या फिर ओशियन एनर्जी पावर प्लांट का यूज करके हम अभी कोई भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। और नेक्स्ट आपके पास लास्ट होगा जियोथर्मल, जो कि आपका जियोथर्मल पावर प्लांट, जो कि आपका नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज का, उसका भी यूज करके इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं की जा रही, ठीक है। तो ये मैंने आपको ओवरव्यू दिया है। अब प्रॉपर तरीके से मैं आपको चीज़ें लिखा रहा हूँ, प्रॉपर तरीके से मेरे साथ साथ नोट्स बनाते जाएंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा रहा हूँ, क्योंकि जब मैं आपको पहली क्लास ले रहा था तो मॉर्निंग में कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर आपने इंग्लिश में पढ़ा दिया, इसलिए मैं बाईलैंग्वेज हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों का मिक्स करके यहाँ पर आपको चीज़ें लिखा रहा हूँ, ठीक है। बाकी जो भी समझाने का काम है मैंने प्रॉपर तरीके से आपको समझा दिया है। प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाना है, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और जिस तरीके से बता रहा हूँ ऐसा आपको कोई बता नहीं पाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखते हैं। चलिए, तो हम लोग अपने अब जो है जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उनको हम लोग प्रॉपर तरीके से नोट्स के फॉर्म पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए लिखाने की कोशिश करता हूं मैं आपको। चलिए, तो हम लोग अब पॉइंट वाइज अपनी सारी की सारी चीज़ें लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट बेटा हम लोग अपनी कॉपी में लिखेंगे, दैट इज टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ पावर जनरेटेड in India is 370 गीगावाट, ठीक है। टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ पावर जनरेटेड इन इंडिया इज 370 गीगावाट, ठीक है। अगर मैं इसको मेगावाट में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं तो गीगा को आप लिख सकते हैं बेटा 10⁹, 370 × 10⁹ वाट।
और बेटा 10 टू द पावर 9 को आप लिख सकते हैं 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 6, दैट इज रिटन एज ए और 370 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 6 वॉट। और बेटा 10 टू द पावर 6 होता है मेगा, तो दिस इज रिटन एज ए 37000, ठीक है, 1010 की पावर 3 को 3 जीरो लिख दिया, मेगा वॉट। तो यहां से आप देखेंगे कि अगर टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ पावर जनरेटेड इन इंडिया लिखें तो 3,70,000 मेगावाट। दिस इज रिटन एज ए 3,70,000 मेगावाट, ठीक है। और ये जो मैंने आपको डाटा दिया है, ये डाटा है अगस्त 2020 का, ठीक है। अगस्त 2020 तक आपकी जो टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी थी वो कितनी थी बेटा, दैट इज 370 गीगावाट या फिर 3,70,000 मेगावाट। और ये जो डाटा है दिस इज है अगस्त 2020 के। ये चीज बेटा याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे ये जो आप पावर जनरेट कर रहे हैं, इस पावर को जनरेट करने के लिए कितने टाइप के सोर्स हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने नेक्स्ट अपनी हेडिंग रहेगी दैट इज सोर्स ऑफ पावर जनरेटेड, सोर्स ऑफ पावर जनरेशन, सोर्स ऑफ पावर जनरेशन, ठीक है। तो पावर जनरेशन के दो टाइप के सोर्स हैं, ठीक है। दैट इज ए 2 टाइप ऑफ सोर्स हम यूज करते हैं पावर जनरेशन के लिए, ठीक है। देयर आर, लिख देता हूं देयर आर, या फिर यहां पर पॉइंट बना के लिख सकते हैं देयर आर 2 types of sources are used for the power generation, ठीक है। पावर जनरेशन के लिए 2 टाइप के सोर्स हम यूज करते हैं। पहला जो सोर्स होता है फर्स्ट इज कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स, और दूसरा होता है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स को क्या भी बोलते हैं, इनको हम जो है दोबारा रीयूज नहीं कर सकते, ठीक है। कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स को दोबारा रीयूज नहीं किया जा सकता, दैट इज आल्सो नोन एज ए नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, ठीक है। दूसरा जो सोर्स यूज करते हैं पावर जनरेशन के लिए दैट इज नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स, ठीक है, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। और इनको आप बार बार रीयूज कर सकते हैं पावर प्रोडक्शन के लिए, तो दैट इज आल्सो नोन एज ए रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, ठीक है। चलो, तो अब हम लोग पहली हेडिंग डालेंगे कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स क्या होते हैं, डेफिनेशन क्या है और एग्जाम्पल्स क्या है। इतना मेरे ख्याल से आपने लिख लिया होगा, प्रॉपर नोट्स बनाइएगा बेटा, ठीक है। एक एक चीज बेटा मैं आपका बोर्ड पे लिख रहा हूं जिससे कि आप लोग मेरे साथ ही साथ नोट्स बनाते जाएं। पॉज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो भी चीज मैं लिखा रहा हूं मैं आपको बता चुका हूं। तो पहले चीजों को समझना है और उसके बाद उसको लिखना है, ठीक है। ये नहीं कि सर ऑनलाइन है आप लिखा दीजिए, हम बार बार पीछे करके इसको देख लेंगे, कुछ नहीं, एक ही बार में पूरा पढ़ना है। जैसे हम लोग क्लास में पढ़ते हैं वैसे ही यहाँ भी पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें कोई चेंज नहीं करना है मेथोलॉजी में, ठीक है। आपको लगे कि हम क्लास में ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। नाउ तो पहली हेडिंग में डालने वाला हूँ दैट इज
पावर जनरेशन करने का पहला जो सोर्स है वो कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स है, या फिर उसी को हम बोलते हैं दैट इज नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। क्या डेफिनेशन है, क्या एग्जाम्पल है, ये हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहली हेडिंग हम लोग डाल रहे हैं दैट इज ए कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स या फिर उसी को बोलते हैं बेटा दैट इज आल्सो नोन एज ए नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। ठीक है, पॉइंट वाइज चीजें लिखेंगे। कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स वो सोर्स होते हैं जो कुछ समय बाद समाप्त हो जाएंगे। तो पहला पॉइंट लिखना है कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स वो एनर्जी सोर्स है, वो एनर्जी सोर्स हैं। कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स वो एनर्जी सोर्स है जो कुछ समय बाद समाप्त हो जाएंगे। कुछ समय बाद समाप्त हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, इसी को आप इंग्लिश में लिख सकते हैं कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज आर दोज एनर्जी सोर्सेज विच आर एग्जॉस्टेबल आफ्टर सम टाइम। एग्जॉस्टेबल मीन्स होता है कि समाप्त हो जाना। कुछ समय बाद जो सोर्स ऑफ एनर्जी आपके समाप्त हो जाएंगे उनको बोलते हैं कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। ठीक है, दूसरा मैंने बताया था कि कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स को आप दोबारा रीयूज नहीं कर सकते हैं आपके पावर प्रोडक्शन करने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स को दोबारा रीयूज नहीं किया जा सकता है पावर प्रोडक्शन करने के लिए, पावर जनरेशन के लिए, पावर जनरेशन के लिए। ठीक है, और बेटा जब भी आपके जो है आपके कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स की अगर मैं बात करूंगा कुछ समय के बाद समाप्त हो जाएंगे, तो एग्जाम्पल है कोल, नेक्स्ट है डीजल, तीसरा यूरेनियम और चौथा नेचुरल गैस। ठीक है, और बेटा दोबारा यूज करके आप इनको पावर प्रोडक्शन नहीं कर सकते। और बेटा जब भी ये जो है आपका इलेक्ट्रिसिटी इन सोर्स की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी या फिर पावर को जनरेट करते हैं तो हमेशा क्या क्रिएट होता है, पॉल्यूशन क्रिएट होता है। तो दे आर कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज क्रिएट सोर्स क्रिएट्स पॉल्यूशन। ठीक है, इनकी वजह से हमेशा क्या क्रिएट होता है, पॉल्यूशन क्रिएट है। अगर एग्जाम्पल की बात की जाए, एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो व्हाट आर द एग्जाम्पल। कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स का पहला एग्जाम्पल है बेटा कोल मतलब कोयला, नेक्स्ट डीजल, नेक्स्ट यूरेनियम,
यूरेनियम। नेक्स्ट नेचुरल गैस। नेचुरल गैस से यहाँ पर मतलब है किससे बेटा, मीथेन। फार्मूला होता है CH4 एंड एक्सेट्रा। ठीक है, तो दीज आर द सम एग्जाम्पल ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दूसरा जो है पावर प्रोडक्शन के लिए दूसरा जो सोर्स हम यूज करते हैं दैट इज द नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स, या फिर उसको बोलते हैं रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। ठीक है, इंग्लिश में जो लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज आर those sources which are exhaustible after some time। नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज आर नेवर रीयूज्ड। ठीक है, उनको दोबारा यूज नहीं किया जा सकता और इनकी वजह से हमेशा क्या क्रिएट होता है, पोल्यूशन क्रिएट होता है। एग्जाम्पल है कोल, डीजल, यूरेनियम एंड नेचुरल गैस दैट इज नथिंग बट द CH4। नेचुरल गैस मीन्स है मीथेन, दैट इज नथिंग बट द, उसका फार्मूला होता है CH4 और एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं दैट इज ए नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स को हम बोलते हैं दैट इज नथिंग बट द योर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, क्योंकि उनको दोबारा रीयूज करके क्या किया जा सकता है बेटा, पावर का प्रोडक्शन किया जा सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट अपना जो है हेडिंग रहेगी दैट इज ए नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। ठीक है, नेक्स्ट है सेकंड है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। ठीक है, इसका दूसरा नाम है बेटा दैट इज आल्सो नोन एज ए रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। तो पहले मैंने बताया था कि जो एनर्जी सोर्स समय के साथ कभी भी समाप्त नहीं होने वाले दैट इज बिलोंगिंग इन द कैटेगरी ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। यहां लिख रहे हैं नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स वो एनर्जी सोर्स है, वो एनर्जी सोर्स है जो समय के साथ कभी समाप्त नहीं होने वाले ऐसे एनर्जी सोर्सेज को, जो समय के साथ कभी भी समाप्त नहीं होने वाले ऐसे एनर्जी सोर्सेज को आप नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स बोलते हैं। इंग्लिश में लिखना चाहें नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज आर दोज एनर्जी सोर्सेज विच नेवर एग्जॉस्टेबल विद टाइम। ठीक है, जो समय के साथ कभी भी समाप्त नहीं हो सकते। ठीक है, और मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताया था कि जो नॉन कन्वेंशनल, तो आप देखेंगे ऐसे कौन से सोर्स हैं जो आपके समय के साथ समाप्त नहीं हो पाएंगे, दैट इज वाटर, नेक्स्ट विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, नेक्स्ट है ओशियन एनर्जी, सागर की एनर्जी जिसको हम लोग टाइडल एनर्जी बोलते हैं, जियोथर्मल, अर्थ की हीट एनर्जी, और आपके पास बायोमास या फिर बायोगैस एनर्जी। ठीक है, ये सारी की सारी एनर्जीज कभी भी समय के साथ समाप्त नहीं होने वाली। तो ये सारी की सारी एनर्जी जो होती हैं वो आपकी किस कैटेगरी में आती हैं, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स की कैटेगरी में आती हैं। उसके बाद हम वाटर को बार बार यूज कर सकते हैं, किसके लिए, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोडक्शन करने के लिए। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था पम्प्ड स्टोरेज प्लांट, दैट इज ऊपर अप स्ट्रीम टैंक होता है, नीचे डाउन स्ट्रीम टैंक होता है, यानी ऊपर और नीचे दोनों साइड रिजर्वायर होता है। और जब आप पावर प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो आप स्ट्रीम टैंक से पानी को भेजते हैं डाउन स्ट्रीम टैंक में, और जब
आपका ऑफ लोड टाइम होता है, मतलब पावर का डिमांड कम होता है, तो फिर रीपंप करते हैं डाउन स्ट्रीम टैंक से अप स्ट्रीम टैंक में। तो आप देखेंगे सेम वाटर का यूज कर रहे हैं पावर के प्रोडक्शन करने के लिए। तो मतलब आप जो है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज को बार बार यूज कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं पावर प्रोडक्शन करने के लिए। तो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी जितनी भी है, विंड को भी यूज कर सकते हैं, सोलर को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, बार बार यूज कर सकते हैं। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज को, एनर्जी सोर्सेज को बार बार रीयूज्ड बार बार रीयूज्ड किया जा सकता है, किया जा सकता है पावर प्रोडक्शन करने के लिए, पावर जनरेशन करने के लिए, पावर जनरेशन करने के लिए, इसलिए नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स को, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स भी कहा जा सकता है। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स भी कहा जाता है। दूसरा, इन सोर्स से का यूज करके जब आप वाटर, चाहे विंड या फिर सोलर, इन सारे सोर्सेज को यूज करके जब पावर का प्रोडक्शन करते हैं तो आपका पोल्यूशन क्रिएट नहीं होता, कोई भी हार्मफुल गैसेज आपकी रिलीज नहीं होती है एटमॉस्फेयर में। तो आप लिखेंगे नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज are free from pollution, और does not create, या फिर बोल सकते हैं does not creates any pollution। एग्जाम्पल की अगर बात की जाए नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज के क्या क्या एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक तो होगा वाटर, नेक्स्ट विंड एनर्जी द एग्जाम्पल ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। नेक्स्ट सोलर एनर्जी कॉमा दैट इज आपका ओशियन एनर्जी, जिसको टाइडल एनर्जी भी बोलते हैं। नेक्स्ट जियोथर्मल मतलब अर्थ की हीट एनर्जी, थर्मल एनर्जी एंड एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं आपके एनर्जी के जो कि किसमें आते हैं, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज में आते हैं। नेक्स्ट बेटा अब हम लोग हेडिंग लिखने वाले हैं कि कौन कौन से पावर प्लांट आपके कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स पे बेस्ड है और कौन कौन से पावर प्लांट आपके नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स पे बेस्ड है। और जो भी पावर प्लांट आपके कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स में बेस्ड हैं वो टोटल कैपेसिटी का, टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का कितना परसेंट पावर को प्रोडक्शन करते हैं, फिर पावर को जनरेट करते हैं, ये भी हम लोग देखना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने मेरे साथ सारे के सारे पॉइंट लिख लिए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट मैं लिखने वाला हूँ दैट इज ए
पावर प्लांट बेस्ड ऑन द योर कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स, और आपका दैट इज पावर प्लांट बेस्ड ऑन द नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जो है एक टेबल बना लेते हैं और किस पावर प्लांट से हम टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का कितना कितना पावर प्रोड्यूस करते हैं ये भी हम लोग देखना चाहते हैं। ठीक है, नाउ यू कैन बी टेकन द डाटा दैट इज पावर प्लांट बेस्ड ऑन पावर प्लांट बेस्ड ऑन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। ठीक है, और यहां पर हम लोग लिखेंगे दैट इज पावर प्लांट बेस्ड ऑन पावर प्लांट बेस्ड ऑन नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। ठीक है, यहां पर हम लोग लिखेंगे वो पावर प्लांट जो कि आपके नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स पे बेस्ड है। ठीक है, चलो तो यहाँ पर हम लोग पहले बात करते हैं कि कौन कौन से पावर प्लांट हैं जो आपके कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स पे बेस्ड है। तो पहले हम लोग बात करते हैं जो कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स में पहला आता है कोयला, कोल पे बेस्ड कौन सा पावर प्लांट होता है? कोल पे बेस्ड होता है थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, कोल के पास कौन सी एनर्जी होती है बेटा? कोल के पास होती है केमिकल एनर्जी। ठीक है, क्योंकि कोल में आपके जो कंपोनेंट होते हैं वो सारे सारे केमिकल कंपोनेंट होते हैं। कोल के अंदर अगर बात की जाए तो कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है, सल्फर होता है, एस कंटेंट मीन्स होता है राख। ठीक है, और साथ ही साथ मॉइस्चर मीन्स नमी। तो इन सारी चीज़ों को मिला के आपका क्या बनता है? कोयला बनता है। ठीक है, तो कोयले में अगर कोई आपसे पूछे कि जनरली कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, तो मेन कंपोनेंट या फिर यूजफुल कंपोनेंट जो कि आपको हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा वो होता है कार्बन। पहला कंपोनेंट है कार्बन, सेकेंड है आपका हाइड्रोजन, तीसरा है नाइट्रोजन, चौथा है सल्फर, पांचवा है एस मतलब राख, और छठवां है मॉइस्चर। इसके अलावा भी कई सारे कंपोनेंट होते हैं लेकिन मेन कंपोनेंट आपके कोल के यही होते हैं। तो जो है ये सारे के सारे केमिकल कंटेंट हैं। तो कोल जो होता है इन सारे के सारे केमिकल कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। तो कोल के पास आपकी केमिकल एनर्जी होती है। एयर की प्रेजेंस में हम कोल का क्या करते हैं? कंबस्शन करते हैं, मतलब उसको जलाते हैं। तो जलाने के बाद कौन सी एनर्जी मिलती है? हीट एनर्जी मिलती है। फिर हम क्या करते हैं? वाटर की हेल्प से इस हीट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं? स्टीम एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। और फिर स्टीम एनर्जी को हम किस में कन्वर्ट करते हैं? मैकेनिकल एनर्जी में। किसका यूज करके? स्टीम टरबाइन का यूज करके। ठीक है, आप देखेंगे हाइड्रो पावर प्लांट में वाटर की एनर्जी को टरबाइन किस में कन्वर्ट करता है? मैकेनिकल एनर्जी में। तो हाइड्रो पावर प्लांट में जो टरबाइन यूज करते हैं वो वाटर की एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में, तो उसको बोलते हैं वाटर टरबाइन। वहीं पर थर्मल पावर प्लांट में स्टीम की एनर्जी को टरबाइन किस में कन्वर्ट करती है? मैकेनिकल एनर्जी में। तो थर्मल पावर प्लांट में जो टरबाइन यूज करते हैं उसको बोलते हैं स्टीम टरबाइन। तो स्टीम टरबाइन के हेल्प से हम क्या करते हैं? स्टीम एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं? मैकेनिकल एनर्जी में। और फिर जनरेटर इस मैकेनिकल एनर्जी या फिर टरबाइन की मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो फाइनली कोल की जो केमिकल एनर्जी है वो आपकी कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, लेकिन डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं होती। आपका प्रोसेस बाय प्रोसेस आपका जो है पहले कोल की केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है हीट एनर्जी में, फिर हीट एनर्जी से स्टीम एनर्जी में, स्टीम एनर्जी से कन्वर्ट होती है मैकेनिकल एनर्जी में, और मैकेनिकल एनर्जी फाइनली कन्वर्ट हो जाती है आपके इलेक्ट्रिक। स्टेप बाय स्टेप कन्वर्ट होती है, डायरेक्ट कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है। तो कोल आपका कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स है, और इस एनर्जी सोर्स पे जो बेस्ड प्लांट है दैट इज नोन एज ए थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट
इज द पावर प्लांट बेस्ड ऑन द कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। थर्मल पावर प्लांट का दूसरा नाम है दैट इज आल्सो नोन एज ए स्टीम पावर प्लांट, दैट इज आल्सो नोन एज ए स्टीम पावर प्लांट एंड दैट इज, कई सारी बुक में इसी को बोलते हैं कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, बात सेम ही है। ठीक है, तो जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं उनसे आप टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का, जितने भी आपके थर्मल पावर प्लांट हैं उनसे आप टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का कितना परसेंट पावर प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज नथिंग बट द 55.4% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आप प्रोड्यूस करते हैं किस वाले पावर प्लांट से, थर्मल पावर प्लांट से। टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 370 गीगावाट और 370 गीगावाट का 55.4% इलेक्ट्रिसिटी या फिर पावर प्रोड्यूस होती है किस पावर प्लांट से, थर्मल पावर प्लांट से। तो अगर मैं इसको जो है गीगावाट में लिखना चाहूँ तो 370 का कितना परसेंट, 55.4%, दैट इज नथिंग बट ये आएगा 204.98 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं हम, इस समय प्रोड्यूस कर रहे हैं किस वाले पावर प्लांट से, दैट इज थर्मल पावर प्लांट। टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का 204.98%, 204.98 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी आप प्रोड्यूस कर रहे हैं किस पावर प्लांट से, दैट इज थर्मल पावर प्लांट से। ठीक है, दूसरा जो है कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स पे बेस्ड जो आपका पावर प्लांट है दैट इज ए न्यूक्लियर पावर प्लांट। क्योंकि कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स में मैंने बताया था एक तो कोल है, क्योंकि 200 साल के बाद कोल खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट बात की थी हम लोगों ने यूरेनियम भी आपको कुछ टाइम के बाद खत्म हो जाएगा, तो दैट इज कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। और यूरेनियम पे बेस्ड जो आपका पावर प्लांट है दैट इज नथिंग बट नोन एज ए न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट इज नथिंग बट द बेस्ड ऑन विच टाइप ऑफ एनर्जी सोर्स, कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। और न्यूक्लियर पावर प्लांट में आप कौन सा कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स यूज करते हैं, यूरेनियम। तो दैट इज न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, तो आप देखेंगे अभी हम न्यूक्लियर एनर्जी में उतने एडवांस नहीं हो पाए हैं। ठीक है, तो हम जो है न्यूक्लियर एनर्जी सोर्स या फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट से टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का केवल और केवल कितना परसेंट बेटा, दैट इज 1.8% ऑफ पावर ही क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का 1.8% इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस हो रही है वो किस पावर प्लांट से, न्यूक्लियर पावर प्लांट से। अगर मैं बात करूं टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का 1.8% कितना होगा, टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का 1.8% आएगा, दैट इज 6.66। तो दैट इज टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का 1.8%, दैट इज नथिंग बट द कितना गीगावाट, 6.66 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी आप प्रोड्यूस कर रहे हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट से। ठीक है, तीसरा जो है कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स पे बेस्ड जो हमारा पावर प्लांट है दैट इज नथिंग बट द डीजल पावर प्लांट। दिस इज डीजल पावर प्लांट, क्योंकि तीसरा जो आपका कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स था वो था डीजल, और डीजल पे बेस्ड आपका जो पावर प्लांट है दैट इज कॉल्ड डीजल पावर प्लांट। डीजल पावर प्लांट से आप टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का कितना परसेंट, 0.1% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ही क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर मैं टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का 0.1% निकालूं तो ये लगभग आपके पास आएगा दैट इज 370 का 0.1%, दैट इज 0.37, दैट इज 0.37 गीगावाट। जब इसको आप वाट में निकालेंगे तो काफ़ी ज़्यादा पावर आने वाली है, क्योंकि जो डीजल होता है वो आपको काफ़ी कॉस्टली पड़ता है। ठीक है, आप देखेंगे कि घरों में या फिर आपके मॉल्स वॉल्स में आप देखेंगे जब लाइट पावर कट चला जाता है तो जनरेटर चलाते हैं और उसको प्रोडक्शन करने के लिए आप डीजल्स यूज करते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे वहाँ पर जब इलेक्ट्रिसिटी होती है तो कॉस्टिंग काफ़ी ज़्यादा पड़ती है। वहीं जो आप जो है पावर हाउस से जब इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं तो पर यूनिट कॉस्टिंग कम पड़ती है, क्योंकि वहाँ पर बल्क में प्रोडक्शन यूज करते हैं। वहाँ पर जो फ्यूल है थर्मल पावर प्लांट जो कि पावर हाउस
में जनरली पावर आती है वो इसी पावर प्लांट से आती है, थर्मल पावर से मोस्ट ऑफ द पावर इसी जनरेट करते हैं, तो कॉस्टिंग काफ़ी कम पड़ती है। वहीं डीजल पावर प्लांट से जब हम पावर को प्रोड्यूस करते हैं तो कॉस्टिंग काफ़ी ज़्यादा पड़ती है। तो डीजल पावर प्लांट को एज ए स्टैंड बाई या फिर पीक लोड प्लांट की तरह यूज किया जाता है और इस पावर प्लांट से केवल टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का 0.1% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ही केवल क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि पीक लोड के समय ही हम इसको यूज करते हैं पावर को जनरेट करने के लिए। ठीक है, चौथा आपके पास होगा दैट इज, चौथा कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स का एग्जाम्पल था आपके पास दैट इज नेचुरल गैस। ठीक है, तो गैस पावर प्लांट में आप नेचुरल गैस को यूज करते हैं पावर प्रोडक्शन करने के लिए। तो दिस इज लास्ट पावर प्लांट होगा कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स में, गैस पावर प्लांट। गैस पावर प्लांट में जनरली आप जो है मीथेन गैस को यूज करते हैं पावर प्रोडक्शन के लिए और गैस पावर प्लांट की हेल्प से आप टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का 6.7% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या फिर पावर को क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर मैं इसको गीगावाट में लिखना चाहूँ तो टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का 6.7% अगर निकाला जाए, टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का 6.7% जब आप निकालेंगे तो आएगा 24.79 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी आप प्रोड्यूस कर रहे हैं गैस पावर प्लांट से। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आपका नॉन कन्वेंशनल या फिर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पे बेस्ड कौन कौन से पावर प्लांट हैं। तो आप देखेंगे आपका जो है, जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स में पहला सोर्स है वाटर, और वाटर पे बेस्ड पहला पावर प्लांट की अगर मैं बात करूंगा दैट इज ए हाइड्रो पावर प्लांट। दिस इज ए हाइड्रो पावर प्लांट इज द एग्जाम्पल ऑफ द नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। और इस पावर प्लांट में जो आप नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स यूज करते हैं वो क्या है, वाटर। यहाँ पर मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ हाइड्रो पावर प्लांट के कितने टाइप होते हैं। जब हाइड्रो पावर प्लांट पढ़ेंगे तो हर एक टाइप को मैं पढ़ाऊंगा। तो हाइड्रो पावर प्लांट में पहला हाइड्रो पावर प्लांट की अगर मैं बात करूंगा होगा कन्वेंशनल हाइड्रो पावर प्लांट, दैट इज ए, दिस इज ए कन्वेंशनल हाइड्रो पावर प्लांट। कन्वेंशनल हाइड्रो पावर प्लांट। ठीक है, पहला होगा हाइड्रो पावर प्लांट में कन्वेंशनल हाइड्रो पावर प्लांट। कन्वेंशनल हाइड्रो पावर प्लांट में क्या करते हैं, ऊपर की साइड एक बांध बनाते हैं या फिर इसको रिजर्वायर बोलते हैं, फिर जलाशय काफी बड़ा होता है, बड़ी नदियों में बनाया जाता है और नीचे की साइड कोई भी स्टोरेज नहीं होता है। ऊपर से पानी गिराते हैं और जब पानी ऊपर स्टोर होता है रिजर्वायर में या फिर बांध में तो पोटेंशियल एनर्जी होती है। जब नीचे की साइड आता है तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। टरबाइन इस काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट करती है आपका जो है मैकेनिकल एनर्जी में, और जनरेटर की हेल्प से आप इस मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो यहाँ भी डायरेक्ट कन्वर्जन नहीं होता है। वाटर की पोटेंशियल एनर्जी फाइनली कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, लेकिन डायरेक्ट नहीं, स्टेप बाय स्टेप पोटेंशियल एनर्जी पहले कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो हाइड्रो पावर प्लांट में ऊपर की साइड काफी बड़ा रिजर्वायर होता है, नीचे कोई स्टोरेज नहीं होता। दूसरा जो है हाइड्रो पावर प्लांट की अगर क्लासिफिकेशन करेंगे, नेक्स्ट होगा रन ऑफ रिवर हाइड्रो पावर प्लांट, दैट इज नेक्स्ट होगा रन ऑफ रिवर, रन ऑफ रिवर हाइड्रो पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, रन ऑफ रिवर हाइड्रो पावर प्लांट। ठीक है, एक एग्जाम्पल इसमें मैंने आपको बताया था कि रन ऑफ रिवर हाइड्रो पावर प्लांट ऐसी नदियों में बनाया जाता है जिसमें वाटर की अवेलेबिलिटी साल भर अच्छी होती है, वाटर हर समय अवेलेबल होता है, वाटर का फ्लो काफी अच्छा होता है, ऊंचाई पे बनाए जाते हैं। कन्वेंशनल हाइड्रो पावर प्लांट बेस लोड प्लांट की तरह यूज करते हैं क्योंकि वाटर की अवेलेबिलिटी पूरे साल रहती है, हर समय इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। रन ऑफ रिवर हाइड्रो पावर प्लांट बड़ी नदियों में बनाया जाता है जिसमें वाटर की अवेलेबिलिटी साल भर रहती है और फ्लो भी अच्छा होता है, जैसे गंगा नदी लाइक समथिंग विल बी देयर। तो ये भी बेस लोड प्लांट की तरह यूज किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं हाइड्रो पावर प्लांट का नेक्स्ट क्लासिफिकेशन दैट इज
रन ऑफ रिवर हाइड्रो पावर प्लांट विद स्टोरेज, रन ऑफ रिवर हाइड्रो पावर प्लांट विद स्टोरेज, विद स्टोरेज। स्टोरेज जनरली या फिर उसको पॉन्डेज बोलते हैं। पॉन्डेज मतलब तालाब के टाइप में वाटर स्टोर कर लेते हैं। तो आप देखेंगे रन ऑफ रिवर हाइड्रो पावर प्लांट विद स्टोरेज या फिर पॉन्डेज क्या होता है, ऐसी नदियों में बनाया जाता है जिनमें वाटर का फ्लो तो अच्छा रहे और वाटर की अवेलेबिलिटी रेनी सीजन के समय इसमें अच्छी होती है। तो रन ऑफ रिवर हाइड्रो पावर प्लांट ऐसी नदियों में बनाया जाता है जिनमें बरसात के समय तो वाटर की अवेलेबिलिटी अच्छी होती है, लेकिन समर के समय वाटर की कमी हो जाती है और फ्लो भी थोड़ा सा कम हो जाता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक पॉन्डेज या फिर तालाब होता है जिसमें हम नदी के समर के समय जब वाटर की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, नदी में फ्लो कम हो जाता है, तो उस तालाब में या फिर पॉन्डेज में आप वाटर को स्टोर कर लेते हैं। तो समर के समय में जब वाटर की जो है पॉन्डेज में वाटर स्टोर होगा, तो जब भी पावर का डिमांड होगा उस समय हम इस पॉन्डेज से वाटर को भेज के इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर लेंगे। तो समर के समय में स्टोरेज का यूज करके पीक लोड टाइम के समय आप अपने जो एक्सेस डिमांड होती है उसको सप्लाई करते हैं। तो समर के समय रन ऑफ रिवर हाइड्रो पावर प्लांट विद स्टोरेज यूज होते हैं पीक लोड प्लांट की तरह। लेकिन जब आपका रेनी सीजन होता है, बरसात का मौसम होता है, नदी में वाटर की अवेलेबिलिटी अच्छी होती है, फ्लो भी अच्छा होता है, तो रेनी सीजन में इन पावर प्लांट को आप यूज कर लेते हैं किसकी तरह, आप बेस लोड प्लांट। तो आप देखेंगे ये रन ऑफ रिवर हाइड्रो पावर प्लांट में एक स्टोरेज होगा, लेकिन छोटा स्टोरेज होगा, तालाब नुमा। यहां पर बहुत बड़ा स्टोरेज होगा लेकिन यहां पर बहुत छोटा स्टोरेज होगा। ठीक है, ठीक है। और इसमें आपका अप स्ट्रीम टैंक में स्टोरेज होगा, डाउन स्ट्रीम टैंक में स्टोरेज नहीं होगा। यहां भी अप स्ट्रीम टैंक में बहुत बड़ा बांध बनाते हैं, स्टोरेज बहुत बड़ा होता है, लेकिन डाउन स्ट्रीम टैंक में स्टोरेज नहीं होता। रन ऑफ रिवर हाइड्रो पावर प्लांट में ना तो ऊपर स्टोरेज होता है ना तो नीचे स्टोरेज। आप रिवर के नेचुरल फ्लो को यूज करते हैं पावर प्रोडक्शन के लिए। इसमें रेनी सीजन में नेचुरल फ्लो को यूज करते हैं पावर प्रोडक्शन के लिए, समर्स के समय पॉन्डेज से वाटर को फ्लो करके सप्लाई करके इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। तो रन ऑफ रिवर हाइड्रो पावर प्लांट विद स्टोरेज यूज किया जाता है रेनी सीजन में एज ए बेस लोड प्लांट और आपका समर के समय में एज ए पीक लोड प्लांट। और बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप देखेंगे कि आपको जब एग्जामिनेशन में पढ़ना है तो क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कन्वेंशनल हाइड्रो पावर प्लांट एक इंपॉर्टेंट है और दूसरा है आपके पास दैट इज पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर प्लांट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पावर प्लांट फॉर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू। पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर प्लांट। ठीक है, इसमें मैंने आपको बताया था कि पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर प्लांट में ऊपर की तरफ भी आपका स्टोरेज होता है और नीचे की तरफ भी स्टोरेज होता है। ऊपर की तरफ स्टोरेज को बोलते हैं अप स्ट्रीम टैंक और नीचे वाले स्टोरेज को बोलते हैं डाउन स्ट्रीम टैंक। ऊपर भी रिजर्व है, नीचे भी। और बेटा जब जो है आपको पावर का डिमांड होता है, पंप स्टोरेज प्लांट को एज ए पीक लोड प्लांट की तरह यूज किया जाता है। जब भी पावर का डिमांड होगा तो आप स्ट्रीम टैंक से वाटर डाउन स्ट्रीम टैंक में भेजते हैं, पावर को जनरेट करते हैं। नाइट के समय जब पावर की डिमांड कम होती है, एक्सेस पावर होती है, तो एक्सेस पावर का यूज करके हम पावर को यूज करके डाउन स्ट्रीम टैंक से पंपिंग करते हुए वाटर को फिर से आप स्ट्रीम टैंक में भेज देते हैं। और जब जरूरत होती है फिर से हम आप इस स्टोरेज का यूज करके या फिर पंप स्टोरेज प्लांट को यूज करके अपने पीक लोड को क्या कर सकते हैं, फिर एक्सेस पावर को सप्लाई कर सकते हैं। तो पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर प्लांट केवल और केवल यूज किया जाता है पीक लोड प्लांट, बेस लोड प्लांट ड्यूरिंग रेनी सीजन, बेस लोड ड्यूरिंग द समर दैट इज पीक लोड प्लांट। ठीक है, तो जितने भी हाइड्रो पावर प्लांट हैं इंडिया में, अगर सबको हम जो है कंबाइन करें तो हाइड्रो पावर प्लांट से टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का कितना परसेंट आप पावर को प्रोड्यूस कर रहे हैं? प्रेजेंटली 13.6% इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा रही है, फिर पावर का प्रोडक्शन कर रहे हैं किस पावर प्लांट की हेल्प से? हाइड्रो पावर प्लांट। ठीक है, तो हाइड्रो पावर प्लांट के अंदर 4 प्लांट आते हैं और इन चारों प्लांट का यूज करके टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का कितना
टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का 13.6% इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा रही। अगर मैं इसको गीगावाट्स में लिखना चाहूँ तो कितना गीगावाट्स हाइड्रो पावर प्लांट से प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं हम इलेक्ट्रिसिटी, इसको भी निकाल लेते हैं। गीगावाट में 370 का 13.6% आ जाएगा 50.32। तो 50 टोटल कैपेसिटी का 50.32 गीगावाट जो इलेक्ट्रिसिटी है दैट इज प्रोड्यूस बाय विच पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, जो कि एग्जाम्पल है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स का। दूसरा अगर मैं बात करूं, दूसरा नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स पे बेस्ड आपका जो पावर प्लांट है दैट इज ए, दूसरा मैंने आपको नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स बताया था विंड पे बेस्ड होता है, विंड एनर्जी पावर प्लांट। तो विंड एनर्जी पावर प्लांट में आप विंड एनर्जी को यूज करते हैं दैट इज पावर प्रोडक्शन करने के लिए। तो सेकेंड आपका नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स पावर प्लांट है दैट इज विंड एनर्जी, दैट इज विंड एनर्जी पावर प्लांट। और विंड एनर्जी पावर प्लांट से टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का प्रेजेंट में हम 10.2%, टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का 10.2% इलेक्ट्रिसिटी क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं। टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का 10.2% इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा रही है विंड एनर्जी पावर प्लांट से। अगर मैं इसको गीगावाट में लिखना चाहूँ तो कितना गीगावाट आता है, 370 का 10.2, यह आएगा 37.74, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू 37.74 गीगावाट, 37.74 गीगावाट जो पावर प्रोडक्शन हो रहा है वो किस पावर प्लांट से हो रहा है, विंड एनर्जी पावर प्लांट से प्रोड्यूस करें। ठीक है। तीसरा अगर मैं बात करूं, मेरे पास जगह कम है तो यहां लिख देता हूं। तीसरा पावर प्लांट जो कि आपका नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स पे बेस्ड है, तीसरा जो मैं नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स बताया था दैट इज बताया था आपको सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी पे बेस्ड जो आपका पावर प्लांट है दैट इज नथिंग बट नोन एज ए सोलर एनर्जी पावर प्लांट। सोलर एनर्जी पावर प्लांट में आप क्या करते हैं, सन की हीट एनर्जी को यूज करते हैं क्या करने के लिए, पावर को प्रोड्यूस करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। तो दैट इज सोलर एनर्जी पावर प्लांट ग्रोइंग सेक्टर है, विंड एनर्जी पावर प्लांट भी आल्सो द ग्रोइंग सेक्टर टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें हम जो सन की हीट एनर्जी है उसका यूज करते हैं पावर का प्रोडक्शन करने के लिए। सोलर एनर्जी पावर प्लांट से टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का 9.5% इलेक्ट्रिसिटी क्या की जा रही है, प्रेजेंट में आपकी प्रोड्यूस की जा रही है। तो टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का 9.5% इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय सोलर एनर्जी पावर प्लांट। तो टोटल इंस्टॉल अगर गीगावाट में लिखेंगे तो दैट इज 370 का 9.5% आएगा, 35.15 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय सोलर एनर्जी पावर प्लांट। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दैट इज नेक्स्ट पावर प्लांट के बारे में, दैट इज जो कि नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स पे बेस्ड है दैट इज ए बायोमास। ठीक है। बायोमास एनर्जी पावर प्लांट, बायोमास एनर्जी पावर प्लांट, या फिर इसी को बोलते हैं बायोगैस एनर्जी। दिस इज बायोगैस एनर्जी पावर प्लांट। ठीक है। तो जो मेरे पास बायोमास है, बायोमास में क्या करते हैं, जो भी आपके पास आपका जो है कूड़ा करकट होता है, ठीक है, जैसे सब्जियां सड़ जाती हैं, ये सब जो है कूड़ा करकट होता है,
गोबर ओबर इन सब का यूज करके हम मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं, और मीथेन गैस की हेल्प से हम जो है क्या करते हैं, हीट, मीथेन गैस को हम हीट एनर्जी में प्रोड्यूस करते हैं, हीट एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं स्टीम एनर्जी में, स्टीम एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकल एनर्जी, और मैकेनिकल एनर्जी को बाद में कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, आपका जो है दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो बायोमास और जनरली नोन एज ए बायोगैस एनर्जी पावर प्लांट, तो अभी जो है जो टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है बायोमास एनर्जी पावर प्लांट से टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का कितना परसेंट बेटा, 2.7% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड बाई विच टाइप ऑफ पावर प्लांट, बायोमास या फिर बायोगैस एनर्जी पावर प्लांट्स की हेल्प से हम टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का 2.7% इलेक्ट्रिसिटी क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। 370 का अगर मैं इसको गीगावाट में लिखना चाहूँ, 370 का 2.7% ये आएगा 9.99, दैट इज 9.99 गीगावाट पावर प्रोड्यूस कर रहे हैं हम बायोमास एनर्जी पावर प्लांट से। नेक्स्ट अगर मैं बात करना चाहूँ, दैट इज दिस इज आपका नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स में होगा जियोथर्मल, जियोथर्मल एनर्जी पावर प्लांट, ठीक है। दिस पावर प्लांट इज आल्सो बेस्ड ऑन द नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स, और इस पावर प्लांट में हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए जियो मतलब मिट्टी, मिट्टी मतलब अर्थ, अर्थ की थर्मल, थर्मल मतलब हीट एनर्जी को यूज करते हैं। अर्थ के अंदर जो हीट एनर्जी है उसको हम यूज करते हैं पावर को प्रोडक्शन करने के लिए। इसमें क्या करते हैं आप देखें, कई बार क्या होता है, कई जगह पे आपके गर्म पानी के स्रोत मिल जाते हैं, ठीक है, गर्म पानी के स्रोत मिल जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, जहाँ भी गर्म पानी का स्रोत मिलता है वहाँ पर हम क्या करते हैं, अपने पाइप्स को अंदर अर्थ में डाल देते हैं, वहाँ से हम अपने गर्म पानी जिसके साथ क्या मिक्स होती है, आपकी स्टीम मिक्स होती है, उस गर्म पानी को हम अपने प्लांट में लेके आते हैं, या फिर अपने जो है बॉयलर के ड्रम में लेके आते हैं। बॉयलर के ड्रम पे हम वाटर और स्टीम को सेपरेट कर देते हैं। स्टीम को, जो स्टीम हमको मिलती है वाटर और स्टीम को हम अपने बॉयलर के ड्रम पे क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे। स्टीम को हम क्या करते हैं, स्टीम एनर्जी को टरबाइन की हेल्प से कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकल एनर्जी में, और फिर मैकेनिकल एनर्जी को जनरेटर की हेल्प से कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो जियोथर्मल एनर्जी पावर प्लांट जो होता है उसमें हम अर्थ की जो है, जो हमारे पास थर्मल एनर्जी होती है या फिर हीट एनर्जी होती है, उसको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। और लास्ट में होगा नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स पे जो पावर प्लांट होता है, दैट इज टाइडल एनर्जी पावर प्लांट, या फिर इसको बोलते हैं ओशियन एनर्जी पावर प्लांट, ठीक है। टाइडल एनर्जी या फिर ओशियन एनर्जी में हम क्या करते हैं, समुद्र की एनर्जी को यूज करते हैं। समुद्र में क्या एनर्जी होती है आप देखेंगे, टाइडल मीन्स होता है ज्वार भाटा। तो ज्वार भाटा के समय जो आपका समुद्र का पानी होता है उसको हम एक स्टोरेज मतलब पॉन्डेज या फिर अपने जो है क्या कहते हैं, रिजर्वायर में स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। और स्टोर करने के बाद हम वाटर टरबाइन की हेल्प से क्या करते हैं, उस वाटर की एनर्जी को हम क्या करते हैं, आप मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और मैकेनिकल एनर्जी को हम जो है जनरेटर की हेल्प से किस में कन्वर्ट कर देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो टाइडल एनर्जी पावर प्लांट या फिर ओशियन एनर्जी दैट इज पावर प्लांट, जिसमें हम समुद्र की एनर्जी या फिर दैट इज ज्वार भाटा के समय जो वाटर हमारे पास होता है उसको स्टोरेज कर लेते हैं, और जब भी रिक्वायरमेंट होता है उस स्टोरेज वाटर की हेल्प से हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर देते हैं। तो ये आपके पास 6 नॉन कन्वेंशनल एनर्जी पावर प्लांट है जिनकी हेल्प से हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाए कि कौन सा पावर प्लांट है जिसकी इफिशियंसी सबसे ज़्यादा होती है, तो हाईएस्ट इफिशियंसी पावर प्लांट होता है हाइड्रो पावर प्लांट। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे हाइड्रो पावर प्लांट, जितने भी पावर प्लांट हैं उनमें सबसे ज़्यादा आपकी जो इफिशियंसी होती है वो हाइड्रो पावर, दैट इज हाइड्रो पावर प्लांट इज द
हाईएस्ट इफिशिएंसी हाईएस्ट इफिशिएंसी पावर प्लांट है। ठीक है, तो कोई आपसे पूछे कि हाईएस्ट इफिशिएंसी पावर प्लांट कौन सा है, तो हाइड्रो पावर प्लांट हाईएस्ट इफिशिएंसी पावर प्लांट होता है जिसकी इफिशिएंसी 80 से 90% के आसपास होती है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया कि कौन कौन से पावर प्लांट की हेल्प से कितना कितना इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की पावर आप प्रोड्यूस करते हैं, सारा का सारा आपके पास चार्ट है और इस चार्ट की हेल्प से आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा एनर्जी की यूनिट क्या होती है और उसके बाद हम लोग अपने तीसरे लेक्चर में स्टार्ट करेंगे थर्मल पावर प्लांट। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।